वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों हम लोग लास्ट संडे को पिछले हफ्ते हमने जो पेपर हमने एक टेस्ट लिया था। संडे टेस्ट लिया था हमने, जिसके अंदर 50 मार्क्स का हमने एक पेपर किया था। आज हम जरा उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। डैश इज अ सेमी मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रैक रिन्यूअल कंसिस्टिंग ऑफ डैश, यानी कोई एक मशीन के बारे में बात हो रही है। इज अ सेमी मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रैक रिन्यूअल कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड पोर्टल क्रेन, जिसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड यानी खुद से चलने वाली पोर्टल क्रेन है, विच इज केपेबल ऑफ मूविंग ऑन एन ऑक्सिलरी ट्रैक ऑफ 3400 गेज। ठीक है ना। ऑक्सिलरी गेज 34 पे जो वो मूव करता है। ये कौन सी मशीन है? तो ऑप्शन है यहाँ पर T28, TRT, TLE, PCCM। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो T28 मशीन दोस्तों जो होती है वो हमारी चलती है, क्रॉलर माउंटेड होती है। हमारे जो टर्नआउट को रिप्लेस, पूरा टर्नआउट का पुराना सेट निकाल कर नया सेट डालना होता है, तो T28 मशीन हमारी होती है, वो ये काम करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरी TRT है। इट इज नथिंग बट ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। ट्रैक रिलेइंग ट्रेन यानी TRT जो हमारी है, इसमें गैंट्री होती है, कोई पोर्टल क्रेन नहीं होता है। यानी कि क्रेन जैसा ही होता है, गैंट्री होता है, गैंट्री रेल होती है हमारी BRN के ऊपर ही होता है। उसी के ऊपर वो चलता है, TRT का जो व्हीकल होता है उसी के ऊपर वो चलता है। उसके लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं बिछाना पड़ता, ऑक्सिलरी ट्रैक, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है। तो T28 नहीं है, सॉरी, आपका T28 नहीं है, और आपका TRT भी नहीं है। तीसरा हमारा है TLE। TLE यानी ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट। और चौथा है PCCM। वो ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन सॉर्ट ऑफ, ऐसा मैंने एक ऑप्शन दे दिया था। TLE क्या है दोस्तों? TLE इज नथिंग बट ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, जो कि हमारा सही आंसर है नीचे, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस भी आपको दे रखा है। ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, व्हाट इज इट? इट इज अ semi mechanized system of track renewal consisting of self propelled portal cranes capable of moving on an auxiliary track of 3400 gauge। ठीक है, दिस इज नथिंग बट TLE, ये TLE है। अब इस मशीन को आमतौर से फील्ड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन तो आपका बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही आंसर है, TLE ही है। इसको फील्ड में क्या कहा जाता है दोस्तों? फील्ड में इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं PQRS मशीन। PQRS मशीन होती है, PQRS, जिसका फुल फॉर्म है प्लाजर्स क्विक रिलेइंग सिस्टम। प्लाजर्स क्विक रिलेइंग सिस्टम, इसको आमतौर पर PQRS बोलते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली ये फेमस PQRS के नाम से ही है। इसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना कि आदमी कंफ्यूज हो सकता है, तो बेसिकली इसका टेक्निकल नाम क्या है? ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, क्या पूछा है? नॉट ट्रू नहीं पूछा है, नॉट ट्रू यानी फॉल्स। इन केस ऑफ 60 इवन रेल, यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 76.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, मास पर वेट 60.21 kg पर मीटर, यानी एरिया बता दिया 76.70, वेट बता दिया 60.21, हेड विड्थ 72 mm, और चौथा है कंफर्म्स टू हायर स्पेसिफिकेशन T1। ठीक है, तो इनके अंदर से दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं पैरा 203 IRPWM का है, स्टैंडर्ड सेक्शन ऑफ रेल्स। यहाँ से आप देखेंगे ये 60 kg, यानी 60 E1 रेल। दो टाइप की रेल होती है 60 kg में, एक UIC रेल होती है और एक होती है हमारी E1 रेल। तो E1 रेल जो है हमारी है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें सब कुछ सेम टू सेम होता है रेल का। बस एक चीज का जो फर्क होता है वो ये है कि 60 kg रेल का जो हेड विड्थ होता है, 60 kg UIC का, 60 E1 रेल में उसका हेड विड्थ जरा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। और इनफैक्ट जो है हमारी जो कन्वेंशनल 60 kg की रेल है, उसके अंदर हेड विड्थ होता है 74.3, इसके अंदर होता है 72। ठीक है, तो ये तो मतलब ये तो सही है। देखो तीन चीजें यहाँ पे सही हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया 76.7, यस। मास पर वेट, ये भी सेम। हेड विड्थ जैसे मैंने हमारा 72 होती है, ये भी सेम।
यहाँ पर आई ये जो रेलों का जो है स्पेसिफिकेशन है, कन्फर्म्स टू आईआरएस स्पेसिफिकेशन T1 जो लिखा है, ये एक्चुअली गलत है। रेल के लिए होता है T12। रेल के लिए क्या होता है? आईआरएस स्पेसिफिकेशन T12 होता है। आईआरएस स्पेसिफिकेशन T12 होता है रेल के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। तो हमारा जो एग्जाम में जो आंसर हमको जो टिक करना था नॉट ट्रू, तो वो ये वाला है आपका, कंफर्म्स टू आईआरएस स्पेसिफिकेशन T1। इसे हमें मार्क करना था। इज इट क्लियर? ये एक ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मी। यानी एक क्वेश्चन बनाया है कि भाई आई एम प्रोवाइडेड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस इन एडवांस ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट्स। मैं ट्रेलिंग पॉइंट के एडुकेट डिस्टेंस में प्रोवाइड किया जाता हूँ। मेरा साइज 600 mm बाय 1000 mm है और मैं रेक्टेंगुलर साइज का एक बोर्ड हूँ। मैं पीले कलर से पेंट किया जाता हूँ, ब्लैक कलर का क्रॉस मार्क किया जाता है मेरे अंदर। तो ये एक तरीके का मैं बोर्ड हूँ, ये तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया, है कि नहीं? आई एम अ रेक्टेंगुलर बोर्ड, ठीक है। और उसका डायमेंशन मेरा है 600 बाय 1000, यानी कि 600 बाय 1000, यानी कि 600 हॉरिजॉन्टल और 1000 वर्टिकल, समथिंग लाइक दिस। ओके, और कलर बता दिया है कि भाई येलो कलर का है और क्रॉस मार्क किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा बोर्ड है? क्या मैं स्टॉप बोर्ड हूँ, शंटिंग लिमिट बोर्ड हूँ, टीई बोर्ड हूँ, या डब्ल्यूएल बोर्ड? तो चार अलग अलग टाइप्स ऑफ, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स आर देयर। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे के सारे बोर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टॉप बोर्ड, शंटिंग लिमिट बोर्ड, टी बोर्ड और डब्ल्यूएल बोर्ड, ये 4 टाइप ऑफ बोर्ड के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमारे ट्रैक में नॉर्मली लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, पहले उन्होंने कहा था स्टॉप बोर्ड, तो स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड। ये कैसे कलर का है? रेक्टेंगुलर जरूर है, इसके अंदर डायमेंशन नहीं लिखा है। ये 1400 बाय 400 का होता है। मैं यहीं पर मार्क करके आपको बता देता हूँ। स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड मेरा 1400 mm हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकली 400 mm का होता है। ठीक है, तो 1400 बाय 400 इसका डायमेंशन होता है। और कलर भी इसका कैसा है? ऑल्टरनेट रेड एंड व्हाइट। वहां पर ऑप्शन में दिया था येलो, ब्लैक। ठीक है, तो स्टॉप स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा कहा था कि डब्ल्यू एल बोर्ड। डब्ल्यू एल बोर्ड कहा था, तो विसल, ये विसल बोर्ड हो गया। फिर उसके बाद में क्या कहा था? शंटिंग लिमिट बोर्ड कहा गया था, येलो कलर, क्रॉस लाइन से मार्क। तो देख रहे हैं ना, स्टॉप बोर्ड के अंदर क्रॉस लाइन नहीं था, येलो कलर नहीं था। डब्ल्यू एल के अंदर येलो कलर है, लेकिन डब्ल्यू एल लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो ये जो बोर्ड है, ये है हमारा, ये जो हमने बात किया था ना, 600 बाय कितना था? 600 बाय 1000 mm, 600 बाय 1000 mm। तो ये यहाँ पर है, ये 600 हॉरिजॉन्टल, यही वाला बोर्ड है वो, कि जो कि आपका 600 mm हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकली कितना होता है? 1000 mm। तो 600 बाय 1000, ये शंटिंग लिमिट बोर्ड है, येलो कलर का होता है, इसके ऊपर क्रॉस मार्क किया जाता है। और जो चौथा है हमारा टी लिमिट बोर्ड, है कि नहीं? तो ये 4 ऑप्शंस थे। तो ये वाला ऑप्शन जो है आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक था, सही था, शंटिंग लिमिट बोर्ड। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप अगर पीछे जाएंगे तो इसका आंसर क्या है? शंटिंग लिमिट बोर्ड। यहाँ रेफरेंस में आप देखेंगे शंटिंग लिमिट बोर्ड, दे आर प्रोवाइडेड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस इन एडवांस ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट, प्रोवाइडेड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस इन एडवांस ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट्स। दिस shall consist of 6 mm by 1000 mm rectangular board, 600 by 1000 mm rectangular board, painted yellow with black cross on the top and word shunting limit written, painted yellow color with black cross on the top। ठीक है, तो ये वो वाला बोर्ड है शंटिंग लिमिट बोर्ड, ये आपका जहां आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल्स। क्वेश्चन जरा बड़ा है, लेकिन इसको जरा समझेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल ऑन पीएससी स्लीपर फॉर, यहाँ पे दो चीजें, दो अलग अलग टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। ए फॉर ब्रिजेस
और वो भी कहां पर, ऑन ब्रिजेस ऑन शार्प कर्व्स फॉर मोर देन डैश डिग्री कर्व्स। कितना डिग्री कर्व्स, यहाँ पे ऑप्शन है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। शाल बी एज पर द PSC स्लीपर ड्राइंग नंबर सो एंड सो हैविंग अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ चेक रेल अलॉन्ग इनर रेल एंड गार्ड रेल अलॉन्ग आउटर रेल। ठीक है, देखिए आमतौर पर यहाँ पर देखिए ये गार्ड रेल प्रोवाइड करने की अगर बात की जाए, हम इतना जानते हैं कि जहां पर भी हमारी ब्रिजेस होती है, जहां पर भी हमारी ब्रिजेस होती है, तो ब्रिज के जो स्पैन होता है वहां पर हम क्या करते हैं कि ब्रिज के प्रॉपर स्पैन के अंदर हम गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली उसको हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ब्रिजेस पे गार्ड रेल और टनल में डिरेलमेंट गार्ड करके एक नया टर्म आया टनल्स के अंदर, है कि नहीं। तो जहां पर भी ब्रिजेस होती है या हमारा टनल वगैरह होता है वहां गार्ड रेल या डिरेलमेंट गार्ड हम प्रोवाइड करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रोवाइड किया जाता है हमारे ट्रैक में अंदर के हिस्से में प्रोवाइड किया, यानी मेन लाइन जो हमारी रनिंग लाइन होती है उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। डिस्टेंस इसका है 250 mm प्लस माइनस 50, 250 प्लस माइनस 50 mm। ये हम जानते हैं सभी लोग, ब्रिजेस में प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि इन केस देर इज अ डिरेलमेंट तो लैटरल थ्रस्ट की वजह से ब्रिज को डैमेज ना करे और ट्रेन को भी हार्म ना हो। वो गिरने के बाद में चक्का डिरेल भी होता है तो वो वहीं पर आकर रुक जाए, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं गार्ड रेल, ये हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि जहां पर शार्प कर्व होता है, जहां पर शार्प कर्व होता है वहां पर क्या होता है, शार्प कर्व में भाई वियर बहुत ज्यादा होता है आउटर रेल में, शार्प कर्व में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनर रेल में चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। इनर रेल में व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड चेक रेल। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन है, यहां पर कॉम्बिनेशन है, यानी एक ही जगह पर ब्रिज पे शार्प कर्व है, एक ही जगह पर ब्रिज पर हमारे क्या है, शार्प कर्व है। तो अब हमें क्या करना है, गार्ड रेल भी देना है और चेक रेल भी देना है, गार्ड रेल भी देना है और चेक रेल भी देना है। तो वहां पर ये पूछा जा रहा है कितना डिग्री से शार्प होगा, तो ये प्रोविजन करना पड़ेगा, कितना डिग्री से शार्प होगा तो ये प्रोविजन करना पड़ेगा। तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम और आपको मैं एक्सप्लेन करूं। देखिए यहाँ पर मैंने एक कच्चा पक्का डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि समझो ये हमारा जो है रेलवे ट्रैक है, समझो ये रनिंग लाइन जो थिक हमारी जो लाइंस दिख रही है ये समझो हमारी रनिंग लाइन है, रेल है हमारी जो है ना, रनिंग रेल जो होती है ना ये है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन ये रनिंग रेलें हो गई, और ब्लू कलर की समझो हमारी गार्ड रेल। आमतौर पे गार्ड रेल हम लोग 250 प्लस माइनस 50 पे प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे शार्प कर्व भी है तो अंदर की रेल पे मैंने ग्रीन कलर से एक इनर रेल भी बना दिया है। ठीक है, तो अब जो है जब यहाँ पर गार्ड रेल का काम है गाड़ी डिरेल होने के बाद में ये काम करता है, और इनर चेक रेल का काम है कि भाई ज्यादा वियर ना हो आउटर रेल में, इसके लिए अंदर के हिस्से में चेक रेल हम लोग लगा दिया करते हैं। ठीक है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटर रेल में कि भाई मेन लाइन के साथ में गार्ड रेल है, लेकिन इनर रेल में गार्ड रेल भी एक लगाएंगे, एक चेक रेल भी लगाएंगे। ये जरा मुश्किल चीज है ना, ये जरा मुश्किल चीज है, तो इनमें से एक ही लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम इनमें से ये जो आपकी जो चेक रेल है ना, ये आपकी जो सॉरी गार्ड रेल है ना, गार्ड रेल, गार्ड रेल हमारी जो होती है गार्ड रेल को हम निकाल देते हैं अंदर वाले हिस्से से, क्योंकि ये जो चेक रेल अंदर के हिस्से में लगी हुई है यही हमारे गार्ड रेल का भी काम करेगी। यही क्या करेगी, गार्ड रेल का भी काम, इट विल एक्ट बोथ एज ए गार्ड रेल एज वेल एज चेक रेल। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन था। तो पूछा जा रहा है कि प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल ऑन PSC स्लीपर फॉर ब्रिजेस ऑन शार्प कर्व फॉर मोर देन हाउ मच डिग्री कर्व शैल बी एज पर द ड्राइंग नंबर सो एंड सो हैविंग अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ चेक रेल अलोंग इनर रेल एंड गार्ड रेल अलोंग आउटर रेल। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन था, दिस वाज एक्चुअली द क्वेश्चन। तो आंसर है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड 6 डिग्री। ठीक है, नॉर्मली दोस्तों शार्प कर्व में IRSUD हमारा कहता है कि 8 डिग्री से शार्प कर्व होगा तो हम लोग इनर रेल में चक्र लगाएंगे। ये कहा गया है कि 8 डिग्री से ऊपर पे लगाना ही लगाना है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि भाई जहां पर कंडीशन के बेसिस पर हमारे जो सेक्शन की जो DN वगैरह है गाड़ी की स्पीड के हिसाब से और वहाँ के ज्योमेट्री के हिसाब से वो कहीं और भी लगा सकते हैं, ये नॉर्मली IRSUD हमारा कहता है। लेकिन यहाँ के केस में जो है जब अगर ब्रिज का प्रॉपर है तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए, अभी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता हूं, मोर देन 5 डिग्री, क्या कहता है हमारा मैनुअल, कर्व्स शार्प शार्प कर्व्स मोर देन 5 डिग्री, 5 डिग्री से ज्यादा जहां पे शार्प कर्व होगा तो वहां क्या करेंगे हम लोग, मोर देन 5 डिग्रीज होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंदर के हिस्से में चेक रेल लगाएंगे, बाहर के हिस्से में क्या करेंगे हम लोग
गार्ड रेल लगाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर जो 5 डिग्री वाला है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो है आपको कहाँ मिला, IRPWM के अंदर एनेक्स्चर 2/4A। एनेक्स्चर 2/4A और एनेक्स्चर 2/4B, इस तरीके के दो एनेक्स्चर चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। ठीक है, तो इसमें 2/4A में बड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म है, उसके अंदर नीचे नोट दिया गया है, नीचे एक नोट दिया गया, उसके अंदर ये चीज मिली है मुझे। ठीक है, आमतौर पे हमारा ध्यान वहां वो सब जगह पर जाता नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को लिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन मोर देन वन पर्सन होल्डिंग competency सर्टिफिकेट ट्रेवल्स इन अ ट्रॉली, जब एक से ज्यादा व्यक्ति उसके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, ट्रॉली में ट्रैवल कर रहा है वो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ वर्किंग। सवाल यहां पर है कि यहां पर कौन ऐसा होगा कि जो सेफ वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ वर्किंग। ऑप्शन है हमारा द हेड ट्रॉली मैन, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ट्रॉली, द मैन हु इज मैनिंग द ब्रेक, हायर ऑफिशियल अकम्पनिंग द ट्रॉली। क्वेश्चन क्या है, हेड ट्रॉली मैन, जो मेन हेड ट्रॉली मैन होगा वो। दूसरा कह रहा है कि जो उस ट्रॉली का ऑफिशियल इंचार्ज होगा। तीसरा द मैन हु इज मैनिंग द ब्रेक, जो ब्रेक के ऊपर बैठा हुआ है, जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। चौथा है हायर ऑफिशियल अकम्पनिंग ट्रॉली, हायर ऑफिशियल अकम्पनिंग ट्रॉली, यानी कि जो ऑफिशियल जो है ट्रॉली को अकम्पनी कर रहा है, यानी ऑफिसर्स होंगे ना उसके अंदर, PWI हो सकता है, EN हो सकता है, सीनियर हो सकता है, इनमें से जो हाईएस्ट रहेगा वो। ये चार ऑप्शन। क्या कहता है मेरा मैनुअल इस ताल्लुक से? मेरा मैनुअल कहता है चैप्टर नंबर 8 में पैरा 824 में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ वर्किंग, इसमें क्या कहता है मेरा मैनुअल, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रॉली और मोटर ट्रॉली और लॉरी, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी इज रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम्स फॉर इट्स सेफ वर्किंग। यानी जो आपकी ट्रॉली है, मोटर ट्रॉली है, लॉरी है, उसका कौन है ऑफिशियल इंचार्ज, कौन है ऑफिशियल इंचार्ज, वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके अंदर चाहे उससे सीनियर कोई बैठा रहे जिसके पास जो है ट्रॉली को ऑपरेट करने का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, ट्रॉली मैन होने दो, कोई हायर ऑफिसर होने दो, उससे लेना देना नहीं है, जिसके नाम पे वो ट्रॉली है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ वर्किंग। ठीक है, तो यहां पर अगेन वो उन्होंने रिपीट किया है, व्हेन मोर देन वन पर्सन होल्डिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ट्रैवल्स इन अ ट्रॉली, जब एक से अधिक लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तो क्या कह रहे हैं, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ट्रॉली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ वर्किंग। जिसकी ट्रॉली है, जो ऑफिशियल इंचार्ज है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो PWI की ट्रॉली है तो PWI रिस्पॉन्सिबल होगा, EN की तो EN रिस्पॉन्स, जो भी ऑफिशियल इंचार्ज होंगी उनके, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऑप्शन इसमें है ये हमारा, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ टनल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये पैरा 646 के अंदर है। इन द केस ऑफ टनल्स, इनमें से क्या सही नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स बोल सकते हैं हम लोग, इस फॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर। क्या ट्रॉली जो है 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए, अधिकतम दूरी ट्रॉली रेफ्यूज की 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 100 मीटर। ट्रॉली रेफ्यूज क्या अधिकतम लंबाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंग्विशिंग मार्क सच एज रेल पोस्ट पेंटेड विद ल्यूमिनस पेंट विद मार्क आर मे बी इरेक्टेड बाय द साइड ऑफ द ट्रॉली। ये तीन ऑप्शन है। ये क्वेश्चन को देख के ये इतना समझ में आ जाता है कि भाई जो कुछ भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, है कि नहीं, क्योंकि वर्डिंग्स पूरे सेम है। यहाँ पे लिखा शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर और यहाँ लिखा शैल नॉट एक्सीड 100 मीटर। तो रेफरेंस यहाँ पर दोस्तों है पैरा 646 का, ट्रॉली रेफ्यूजेस। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा, इन द केस ऑफ टनल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली शैल नॉट एक्सीड 100 मीटर्स। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 100 मीटर्स। लेकिन किसके लिए कहा है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए कहा है, इन द केस ऑफ
टनल्स, और हमारा सवाल भी टनल्स के लिए है, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। इसी तरीके से फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन distinguishing marks such as rail post painted with luminous paint with a mark R may be erected by the side of the trolley, ये वाला ऑप्शन भी मेरा सही है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, इसके ऊपर तीन ही ऑप्शन मैंने इस पे दे रखा था, ये वाला गलत है। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये पैरा 646 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 99.9% चांसेस है कि इसके अंदर से एक ना एक सवाल आता ही आता है, किसी भी पेपर में। मेरा जो तजुर्बा है, ये इसमें से क्वेश्चन होता ही है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई लोगों ने। तो ये पैरा 646 को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ ले, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पहला वाला पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर, ये पहली लाइन है इस पैरा का 646 में, पहली लाइन है ये। लेकिन किसके लिए? ये इन जनरल बात है। ये क्या है? इन जनरल स्टेटमेंट है ये क्या है? इन जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा ट्रैक सीधा साधा है, तो उसमें 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा दूरी पर ट्रॉली रेफ्यूज हो, 1 किलोमीटर से ज्यादा पर ना हो, इस तरीके से। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम टनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो टनल के लिए कंडीशन अलग है। वहां पर कटिंग के लिए, हाई बैंक के लिए, ब्रिजेस के लिए, टनल के लिए, हर चीज के लिए ट्रॉली रेफ्यूज में कंडीशंस दी गई है। तो अभी के लिए हमारा जो है ऑप्शन जो सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है ये वाला, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर। बट ये पैरा को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर स्पीड बियॉन्ड 110 kmph ऑफ पैसेंजर ट्रेन कैरिंग, यानी कि जहां पर 110 kmph के ऊपर का जो ट्रैक स्ट्रक्चर है ब्रॉड गेज इंडियन रेलवेज में, उसमें से भी मार्क किया हमने स्पीड अबव 130 एंड अप टू 160 kmph, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो आपको रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा, पैरा 202 हाई स्पीड रूट के लिए है ये, यानी बियॉन्ड 110 kmph। तो देख रहे हैं आप, द ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन फॉर स्पीड बियॉन्ड 110 kmph, तो वो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, कैरिंग ट्रे ऑन बीजी ट्रैक। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या दे दिया है? बियॉन्ड 110 के अप टू 160 के लिए पूरा है, ठीक है ना, 110 से लेके अप टू 160 kmph के लिए पैराग्राफ पैरा 202 है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, स्पीड अबव 110 एंड अप टू 130 kmph एक हो गया, दूसरा स्पीड अबव 130 एंड अप टू 160। तो हमसे सवाल में क्या है? स्पीड अबव 130 एंड अप टू 160, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये मैंने पूरा मैनुअल का पार्ट इसके अंदर नहीं ले पाया मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक एक चीज देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि बलास्ट कुशन के बारे में बात हुई है, कि भाई यहाँ पर बलास्ट कुशन कितना हो। आंसर में क्या दिया है? टोटल 350 mm हो, और क्लीन उसमें से 150 mm हो एट ऑल टाइम्स। टोटल 350 mm का बलास्ट कुशन हो, और क्लीन बलास्ट कुशन इसके अंदर से 150 हो। तो पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, टोटल 300 लिखा, क्लीन 150 लिखा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा वाले में टोटल 350 तो है, लेकिन क्लीन सिर्फ 200 लिखा है, जबकि यहाँ पे है 150। क्लीन 200 लिखा था, लेकिन यहाँ पे 150 है, ये भी गलत है। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों मालूम है? मैं आपको बता देता हूँ। पैरा, आई थिंक सो पैरा 637 हमारा एक है, पैरा 637 वो बात करता है डीप स्क्रीनिंग के बारे में। पैरा 637, लेट मी कंफर्म, पैरा 636, सॉरी, पैरा 636, आईआरपीडब्ल्यू का पैरा 636 डीप स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट के बारे में बात करता है। तो उस पैरा 636 के अंदर मैं यहाँ पे पैरा नंबर लिख देता हूँ, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको सहूलत हो जाए। एज पर पैरा 636 जो करेक्शन स्लिप आई है उसके अंदर, उसके बाद में पैरा 636 के हिसाब से क्या है पैरा 636 के अंदर, कि रिवाइज करेक्शन स्लिप के बाद में उसमें ये लिखा है कि भाई जहां पर भी, यानी डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया बदल दी गई है, डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया अब जरा बदल दी गई है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई जहां पर स्पीड अबव 130 kmph एंड अप टू 160 kmph होगा, वहां पर डीप स्क्रीनिंग कब करेंगे? व्हेन क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 200 mm।
अब 130 जो है, यानी अप टू 130 में तो क्या कहा है, क्लीन ब्लास्ट कुशन लेस देन 150 mm होगा, तब आप डीप स्क्रीनिंग करें। लेकिन जहां पर अब 130 kmph के बारे में बात किया है, वहां पर ये कहा है कि प्लेन ट्रैक में जब 130 kmph के ऊपर का जो स्पीड वाला रूट होगा, वहां पर जब क्लीन ब्लास्ट कुशन 200 mm से कम हो जाएगा, तब हम जाके क्या करेंगे, डीप स्क्रीनिंग करेंगे। वो डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया है कि क्लीन ब्लास्ट कुशन 200 से कम हो जाता है, तब डीप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पैरा 200 तो क्या कह रहा है कि भाई जब गाड़ी चलानी है आपको, आपके ट्रैक स्ट्रक्चर में 350 mm का टोटल कुशन हो, जिसमें से क्लीन ब्लास्ट कुशन 150 mm का हमें एनी टाइम मिले। ये दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ गाड़ी चलाने के लिए क्लीन ब्लास्ट कुशन 150 mm मिनिमम हमको चाहिए, और वहां पर बात हो रही है कि डीप स्क्रीनिंग के लिए कहा है कि भाई 200 mm से कम हुआ तो आप डीप स्क्रीनिंग कर दे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो हम लोग, इसमें हम लोग कंफ्यूज ना हो। इसका सही आंसर अगर ब्लास्ट क्वेश्चन का है तो टोटल 350 एंड क्लीन 150, इस तरीके से अगर एक डायगोनल ये वाला ऑप्शन होता ना, टोटल 350 और 150 क्लीन, ये सही होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं है, इसके लिए ये नहीं होगा। इसी के साथ में क्रॉसिंग के बारे में मैं यहाँ जरा स्क्रीन पर नहीं ले पाया। क्रॉसिंग हमारी सीएमएस क्रॉसिंग जो है, ये सॉरी यहाँ पर आपके अबव 130 kmph पे आप देख लेना, इसी पैरा के अंदर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग है, क्या है, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। और लेवल क्रॉसिंग की अगर हम बात करेंगे, तो यहां मैंने लिखा है ऑप्शन इंटरलॉक, तो स्पीड अबव 110 टू 130 में इंटरलॉक चाहिए। लेकिन यहां पर अबव 130 टू 160 वाले में देयर शुड नॉट बी एनी लेवल क्रॉसिंग, देयर शुड नॉट बी एनी लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, ओके, तो ये वाला ऑप्शन लेवल क्रॉसिंग वाला भी गलत हो गया, इंटरलॉक लिखा, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि देयर शुड नॉट बी एनी लेवल क्रॉसिंग। और सही क्या है इनमें से, इनमें से सही है वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। तो आंसर हमारा जो सही होगा इस ऑप्शन के अंदर, वो होगा हमारा वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल प्रिकॉशंस व्हेन ट्रैक इज सबमर्ज्ड। जब मेरा ट्रैक पानी में डूब चुका है, ट्रैक इज सबमर्ज्ड, तो उसमें स्पेशल प्रिकॉशन क्या लिए जाए, हमारा मैनुअल क्या कहता है। तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट मैंने यहां ले रखे हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अमंग द फॉलोइंग। मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे रेफरेंस ही दे दिया है, रेफरेंस से हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। 1117 चैप्टर नंबर 11 जो है, उसके अंदर स्पेशल प्रिकॉशंस व्हेन ट्रैक इज सबमर्ज्ड के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो क्या कहा है यहाँ पर, इन ऑल केसेस, अगेन यहाँ पे पूरा रेफरेंस हम नहीं ले पाए हैं, इसको मुझे लेना चाहिए था। लेकिन आप जब मैनुअल ओपन करेंगे तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, 1117 के अंदर ही मिल जाएगा। पूरा कंटेंट मेरा स्क्रीन पर नहीं आ पाया है, तो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन ऑल केसेस ट्रेन शैल बी स्टॉप डेड एंड अलाउड टू प्रोसीड, थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। इन ऑल केसेस ट्रेन शैल बी स्टॉप डेड एंड अलाउड टू प्रोसीड एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 10 kmph। एक ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ वाटर राइजेस अबव द टॉप ऑफ द ब्लास्ट, if water rises above the top of the ballast but is below the rail level, the track should be checked before each train by two men walking abreast, one at either end of the sleepers। और उसके बाद में है, when water overtops the rail, यानी रेल के ऊपर पानी आ गया, the JESSCPA shall pilot the train after ensuring that the track is safe by walking over the track and checking by means of probing। और अगला ऑप्शन जो है उसके अंदर भी सेम टू सेम सारा का सारा है, बस खाली यहाँ पर जेई की जगह पर यहाँ इन्होंने गैंगमेट दे दिया है ऑप्शन के अंदर। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगेन ये क्वेश्चन को पढ़ने से, मैंने आपको रेफरेंस नंबर तो दे दिया, 1117 के अंदर है। क्वेश्चन को पढ़ने से, पेपर क्वेश्चन के पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर दोनों की गलत की बात चल रही है, तो दो लाइन है ना, दो ऑप्शन यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन है, ये दोनों के वर्डिंग्स पूरे सेम है, बस खाली डेजिग्नेशन की बात अलग हो गई है। यहाँ जेईएसएससी पीवे या गैंगमेट है, तो आप इन दोनों ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, इन दोनों ऑप्शनों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें से ही एक जो है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एनीवेज अगर आप इसको अगर पढ़ते हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पहला वाला ऑप्शन हमारा पैरा में अगर आप ओपन करके देखेंगे, इन ऑल केसेस ट्रेन शैल बी स्टॉप डेड एंड अलाउड टू प्रोसीड एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 10 kmph, ये वाला हमारा सही स्टेटमेंट है। इसी में पॉइंट नंबर बी है
If water rises over the top of the ballast but is below the rail level, the track should be checked before each train. यानी कि बलास्ट के ऊपर पानी चला गया, टॉप ऑफ द बलास्ट के ऊपर चला गया लेकिन रेल लेवल के नीचे, ठीक है ना, तब उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? द ट्रैक शुड बी चेक बिफोर ईच ट्रेन बाय 2 men वॉकिंग अब्रेस्ट, वन एट आइदर एंड ऑफ द स्लीपर। दोनों स्लीपरों के छेड़ों पे 2 आदमी चल के जाएंगे और ट्रैक की परिस्थिति को चेक करेंगे। यानी ट्रैक का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, स्लीपर का बाहर का हिस्सा, जो रेल के बाहर का हिस्सा, स्लीपर का एंड, वहां पर 2 आदमी चल के जाएंगे, है कि नहीं, और चल कर जाएंगे और ट्रैक की कंडीशन को देखेंगे और अगर वो ओके रहेगा तो गाड़ी पास करेगी। ये भी हमारे मैनुअल के हिसाब से परफेक्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं, व्हेन वाटर ओवर टॉप्स द रेल्स, व्हेन वाटर ओवर टॉप्स द रेल द जेई एसएससी पीवे शाल पायलट द ट्रेन। मैनुअल क्या कहता है कि कौन करेगा? जेई एसएससी पीवे शाल पायलट द ट्रेन आफ्टर ensuring that the track is safe by walking over the track and checking by means of probing, ठीक है, सब्जेक्ट टू डेप्थ स्पेसिफाइड सो एंड सो, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो यहां पर मैंने जो एक अगला पॉइंट डाल दिया था जहां पर जेई एसएससी पीवी की जगह गैंगमेट डाल दिया था, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ना इसके अंदर, हमारा जो है ऑप्शन डी अगर हम लेंगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। ये वाला हमारा जो है गलत, यानी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू ये लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर करना किसको है? पीडब्ल्यूआई को करना है, जेई या एसएससी पीवे को जो है पायलट करना है ट्रेन को, ना कि मुकादम को करना है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, maximum height above rail level for medium level passenger platform, maximum height above rail level for medium level passenger platform। तो यहां पर ऑप्शन दिया है 300 mm, 455 mm, 600 mm एंड 760 mm। ये आपको IRSOD में मिलेगा दोस्तों। ये जो मैंने रेफरेंस लिया ये किसका है? IRSOD, IRSOD BG 2022, है कि नहीं? हमारा जो है लेटेस्ट जो है हमारा जो मैनुअल है IRSOD का, IRSOD BG 2022 में चैप्टर नंबर 2 में स्टेशन यार्ड से इसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से हाइट दी गई है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है? मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। तो मैक्सिमम हाइट उसमें क्या हो प्लेटफॉर्म की? रेल लेवल के ऊपर मैक्सिमम हाइट अबव रेल लेवल फॉर मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। द आंसर इज 455 mm। तो ये आसान क्वेश्चन था, 455 mm। अब ये आसान क्वेश्चन था लेकिन ध्यान में इसलिए नहीं रहता ना, नॉर्मली पैसेंजर प्लेटफॉर्म के बारे में पूछता है, हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के बारे में पूछता है तो गुड्स के बारे में मोस्टली ये ट्रेंड है। अब मीडियम लेवल पूछ लिया तो थोड़ा सा गूगली सॉर्ट ऑफ हो जाता है, और कुछ भी नहीं है आंसर आसान। लेकिन हम मेन मेन चीजें पढ़ते हैं, ऐसी चीजें रह जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये गूगली सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था, बाकी है कुछ भी नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर लेइंग स्टील स्लीपर्स tightening of all fittings including hook bolt should be done once in dash days for initial 1 month। पैरा 629 चैप्टर नंबर 6 में पैरा 629 हमारा जो है इसके अंदर हमको ये मिलेगा। क्या कह रहे हैं? स्टील स्लीपर बिछाने के बाद में सारी फिटिंग्स की टाइटनिंग जिसके अंदर हुक बोल्ट भी शामिल है, इनिशियल 1 मंथ में कब चेक किया जाएगा? तो वंस इन 7 days, 15 days, 20 days और डेली। 4 ऑप्शन मैंने दे दिया, ठीक है। तो क्या कहता है मेरा मैनुअल पैरा 629 में स्टील स्लीपर फॉर ब्रिजेस के मेंटेनेंस के ताल्लुक से? क्या कहता है मेरा मैनुअल? आफ्टर लेइंग स्टील स्लीपर्स टाइटनिंग ऑफ ऑल फिटिंग इंक्लूडिंग हुक बोल्ट शुड बी डन वंस इन 15 days फॉर इनिशियल 1 मंथ। तो ये आंसर तो आपको मिल गया यहाँ पर 15 डेज, 15 दिन में एक बार, यानी कि इनिशियल 1 मंथ में, यानी कि 15 दिन बाद एक बार करोगे फिर अगले बार कर दो, खत्म हो गया। आगे की भी चीज पढ़ ले, आंसर तो मिल गया लेकिन ये पैरा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कहता है? देयर आफ्टर, उसके बाद में 1 महीने के बाद क्या कह रहा है कि अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक, इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, अगले 6 महीने तक, देयर आफ्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इट शुड बी डन वंस अ मंथ, है कि नहीं? अगले 6 महीने तक, यानी पहला महीना है 15 दिन में एक बार चेक किया, हो गया, वंस इन 15 डेज कर लिया, 1 महीने में यानी 2 इंस्पेक्शन हो गए बिछाने के बाद से। ओके, फिर उसके बाद में 1 महीना हो गया, बचे और 5 महीना, टोटल नेक्स्ट 6 मंथ। फिर अब हर महीने करना है। अब क्या करना है? हर महीने करना है अप टू 6 मंथ्स।
फिर इसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में है कि उसके बाद में क्या है, अब तो उसके बाद में जो है नीड बेस का है, सब्सिक्वेंटली इट शुड बी डन ऑन नीड बेसिस एज ऑब्जर्व बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स। कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आया तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, टाइटनिंग वगैरह फिटिंग्स की करना है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a sleeper density of dash sleepers per kilometer is must on group B routes. A sleeper density of डैश यानी ऑप्शन ए बी सी डी 1880, 1760, 1660, 1720, इनमें से ग्रुप बी रूट में कितना स्लीपर डेंसिटी होना चाहिए, इज मस्ट। तो यहां पर ग्रुप बी रूट आपको मालूम है स्पीड अप टू 130 kmph को कहते हैं। तो मेरा ग्रुप बी रूट कौन सा हो गया, ग्रुप बी रूट कौन सा हो गया मेरा, यह आपका हो गया ग्रुप बी रूट। तो इसके अंदर स्लीपर डेंसिटी कितना, पीएससी एट 1660, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। अगर ग्रुप ए रूट कहता, ये ग्रुप बी रूट है, ग्रुप ए रूट कहता तो यहां पर भी 1660 ही होता, लेकिन यहाँ एक स्टार मार्क किया है, यहां पर स्टार मार्क किया है। वो भी जरा मैं आपको बता दूं व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय दिस स्टार मार्क। इसका बेसिकली मतलब ये है दोस्तों कि स्टार मार्क में अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा, क्या कहते हैं, हमारा एक रिमार्क मिलेगा। उस रिमार्क में लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो रिमार्क में मैं आपको बता देता हूं। उस रिमार्क में लिखा हुआ है कि वाइडर स्लीपर हमको वहां पर यूज करना, क्या यूज करना है, वाइडर स्लीपर हैज टू बी मेड यूज ऑफ, ठीक है ना, वाइडर एंड हेवियर पीएससी स्लीपर। स्टार मार्क जो है यहाँ पर ये छोटा सा स्टार मिला है ना, उसका मतलब वहां पर अगर ग्रुप बी रूट, हमारा आंसर भी हो गया 1660, लेकिन ग्रुप ए रूट के लिए क्या है कि वाइडर एंड हेवियर पीएससी स्लीपर शाल बी यूज ड्यूरिंग रिन्यूअल। जब यहां पर आप रिन्यूअल करेंगे तो आप क्या डालेंगे, वाइडर और हेवियर स्लीपर। वाइडर स्लीपर आजकल आ रही है 8746 आर टी 8746, RT 8527, ये सारे टाइप की स्लीपर यूज करना ग्रुप ए रूट में, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम कैंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन ग्रुप ए एंड बी रूट ऑन बीजी। ब्रॉड गेज में जो है हमारा मैक्सिमम कैंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा। पहले दोस्तों ये हुआ करता था 165 mm ना, लेकिन अब क्या है मैक्सिमम कैंट, अब ये हो गया है 185 mm फॉर ग्रुप ए एंड बी रूट, ठीक है। तो रेफरेंस पैरा 404 आप देख ही रहे हैं, करेक्शन स्लिप आई है, उसके हिसाब से ए और बी रूट में मैक्सिमम कैंट कितना दे सकते हैं हम लोग, 185 mm तक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द recommended यार्ड ग्रेडियंट फॉर न्यू लाइंस, है कि नहीं, recommended यार्ड ग्रेडियंट फॉर न्यू लाइंस, ठीक है। तो ये आपको IRSOD के अंदर ही मिलेगा, अगेन IRSOD BG ब्रॉडगेज के लिए जो है 2022, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, स्टेशन यार्ड्स करके हमारा चैप्टर है, उसमें स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्स में पॉइंट नंबर 2 में आप मिलेगा मैक्सिमम। देखो इसको मैं पूरा ही पढ़ देता हूं, हमें आंसर भी मिल जाएगा हमारा। मैक्सिमम यानी कि स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्डों में स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कितना हो, तो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम की बात हो रही तो कह रहा है 1/400, ठीक है। फॉर न्यू वर्क्स एंड अल्टरेशन टू एग्जिस्टिंग वर्क्स मैक्सिमम कह रहा है 1/400, और फॉर एग्जिस्टिंग कह दिया 1/400, दोनों के लिए सेम है, एग्जिस्टिंग के लिए 400 और नए काम या अल्टरेशन के लिए भी मैक्सिमम क्या है 400। लेकिन हमसे जो पूछा है वो क्या है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है रिकमेंडेड यार्ड ग्रेडियंट। तो रिकमेंडेड के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग से लिखा है रिकमेंडेड होना कितना चाहिए, देना कितना आप 1/1200, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी, ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वर्क्स के अंदर 1/400 था, नए काम या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें भी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट 1/400 ही है। लेकिन अगर रिकमेंडेड पूछा जाए तो हमारा मैनुअल क्या कहता है, IRSOD इट शुड बी 1/1200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ LWR और CER, गलती से लिख दिया, LWR और CWR होना चाहिए, इन केस ऑफ LWR और CWR, इन केस ऑफ LWR और CWR
shoulder blast of dash over length of dash on both side of the common point of reverse curve would be provided। ठीक है, अब ये डैश डैश नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर एक है साथ में छुपा हुआ, ये है वो है रिवर्स कर्व, यानी ये रिवर्स कर्व के बारे में बात हो रही है। यानी एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर के बारे में एक तो बात हो रही है, एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर के बारे में बात हो रही है, तो शोल्डर ब्लास्ट ऑफ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही ट्विस्ट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं देख रहा हूं तो शायद आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए मुश्किल हुआ होगा। ये तो इसको अभी यहाँ पे फिट करके देंगे। इन केस ऑफ एलडब्ल्यू और सीडब्ल्यू शोल्डर ब्लास्ट ऑफ 400 mm over a length of 50 mm on both sides of common point of reverse curve would be provided। 500 over a length of 50 mm on both sides, 500 on over a length of 100 mm, 600 mm over a length of 100 mm। ये चार ऑप्शन हमने देखा। पैरा हमारा जो है 326 जो कि परमिटेड लोकेशंस फॉर एलडब्ल्यूआर है। ये पैरा भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पैरा 646 मैंने बोला, वैसे पैरा 326 में से भी बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसे आप लोग लिख लें अपने पास, पैरा 326 से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये है परमिटेड लोकेशंस फॉर एलडब्ल्यूआर, तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर ये वाला, एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर में भी कंटिन्यूड थ्रू रिवर्स कर्व, यानी एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर को आप रिवर्स कर्व से कंटिन्यू कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, शोल्डर ब्लास्ट ऑफ 600 mm over length of 100 mm on both side of the common point of reverse curve would be provided। तो आंसर क्या है, 600 mm का शोल्डर ब्लास्ट, और कहां तक, ओवर लेंथ ऑफ 100 mm ऑन बोथ साइड ऑफ कॉमन पॉइंट। यानी रिवर्स कर्व हमारा जो होता है, हमारा जो रिवर्स कर्व होता है, मैं यहाँ जरा एक रिवर्स कर्व बना देता हूँ तो आपको जरा समझने में सहूलत होगी। ये मैंने बनाया एक रिवर्स कर्व, अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कॉमन पॉइंट, है कि नहीं, मैंने समझो मान के चलो ये ले लिया, ये मेरा समझो से दिस इज माई कॉमन पॉइंट, ये ब्लू कलर का मैंने बनाया ना, तो कॉमन पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, एलडब्ल्यू और सीडब्ल्यू में भी कंटिन्यूड थ्रू रिवर्स कर्व शोल्डर ब्लास्ट ऑफ 600 mm over a length of 100 meter on both side of common point of reverse curve would be provided। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है ना, यानी इनका फ्लेक्चर चेंज हुआ ना, यहाँ पे से ऐसा क्या बात भी यहाँ पे हो गया, आउटर रेल इनर हो गई, इनर आउटर हो गई। तो यहाँ पर मैं जो सिंगल लाइन बना रहा हूँ, दो रेलें नहीं बना रहा हूँ, तो इसमें जो है क्या कहा है कि इसके 100 मीटर आगे पीछे, इसके 100 मीटर आगे पीछे आपको क्या करना है, आउटर रेल में जो है ना ये इधर, यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 mm 100 मीटर तक, सॉरी यहाँ 100 mm कह रहा हूँ मैं कब से, 600 mm का शोल्डर भी आउटर रेल में क्या करते हैं हम लोग, टोटल ब्लास्ट स्पीड जो होता है 600 mm प्रोवाइड करेंगे, और वो कहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, 100 मीटर दिस साइड, 100 मीटर दिस साइड, बियॉन्ड द कॉमन पॉइंट। 100 मीटर आगे और पीछे तक हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लास्ट देंगे, कि हमको मालूम है ना शोल्डर ब्लास्ट हमारा स्ट्रेट ट्रैक में 350 mm होता है। अब जब कर्वेचर होता था आउटर रेल में कितना देते हैं हम लोग, 500 mm दे देते। लेकिन अगर रिवर्स कर्व है दोस्तों, तो यहाँ पर 500 नहीं देंगे, 600 mm देंगे, और वो भी जो है 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे तक हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर इसको भी मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ, हमारा आंसर तो मिल गया, आंसर तो हमारा यही वाला है 600 mm और 100 मीटर। इसको आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, इनकेस देर इज अ स्ट्रेट ट्रैक बिटवीन द रिवर्स कर्व, अगर रिवर्स कर्व के बीच में स्ट्रेट ट्रैक है, अगर रिवर्स कर्व के बीच में स्ट्रेट ट्रैक है, तो वो जो स्ट्रेट ट्रैक का जो सेंटर होगा ना, तो वहां से 100 मीटर लिया जाएगा। समझ रहे, यहाँ तो डायरेक्टली कोई कर्वेचर नहीं है ना, यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक नहीं है, तो कंप्लीट कर्वेचर है। लेकिन दूसरा ऑप्शन तरीका ये हो सकता है कि समझो अभी यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, ये गया इधर कर्व ट्रैक, फिर इसके बाद में हमारा जो आ गया से ये थोड़ा स्ट्रेट ले लिया, फिर इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में हमारा अगेन से दिस, समझ रहे हैं, ये स्ट्रेट ट्रैक है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो वैल्यू हम जो अभी ले रहे हैं, ये कहां से होगा, इसका जो सेंटर होगा ना, ये जो स्ट्रेट ट्रैक है इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से आगे 100 मीटर, और यहां पर भी 100 मीटर ये डायरेक्शन में, वहां पर आपको 600 mm का ब्लास्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे ये कहा जा रहा है, अगर
नो सच मेजर वुड बी रिक्वायर्ड इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक बिटवीन द रिवर्स कर्व इज मोर देन 50 मीटर। अगर ये स्ट्रेट ट्रैक की लंबाई, अगर दो रिवर्स कर्व के बीच में जो स्ट्रेट ट्रैक की लंबाई अगर 50 मीटर की है, तो इस प्रकार का कोई भी बलास्ट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अब मैं जो स्ट्रेट ट्रैक बनाया था, स्ट्रेट ट्रैक बना दिया, लेकिन लेंथ के बारे में मेंशन नहीं था। तब कहा था कि ट्रैक के स्ट्रेट ट्रैक के सेंटर से 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे तक। लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट वाला जो पॉइंट अभी हमने जो डिस्कस किया, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं उसको। नो सच मेजर वुड बी रिक्वायर्ड इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक बिटवीन द रिवर्स कर्व इज मोर देन 50 मीटर। यानी कि अगर 50 मीटर लंबाई अगर आपने स्ट्रेट दे दिया, तो ये 600 mm आउटर एज पे देना 100 मीटर तक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये पॉइंट फिर कोई जरूरी नहीं है। तो ये तीन केसेस थे, हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड्स, इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड्स अगेन हम आईआरएसडी में जाएंगे। देयर मस्ट बी नो चेंज ऑफ ग्रेड इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड्स। देयर मस्ट बी, देखो स्टेशन यार्डों के बारे में बात हो रही है, देयर मस्ट बी नो चेंज ऑफ ग्रेड विद इन डैश ऑफ एनी पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, ये हाल फिलहाल में कहीं के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। आई थिंक ये टीपीजे का पेपर था, है कि नहीं? टीपीजे यानी तिरुचिरापल्ली का था, ऐसा कुछ तो नाम है साउथ में, वहां का पेपर था ना। तो वहां का जो पेपर आया था टीपीजे का पेपर, उसके अंदर एक क्वेश्चन था। तो ये वो करीब करीब वैसा ही क्वेश्चन है। इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड्स, इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड्स देयर मस्ट बी नो चेंज, देयर मस्ट बी नो चेंज ऑफ ग्रेड्स विद इन डैश मीटर ऑफ एनी पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ग्रेड में कोई बदलाव, स्टेशन यार्ड है तो वहां पर चेंज ऑफ ग्रेड ना हो स्टेशन पॉइंट एंड क्रॉसिंग के। यानी क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरी बात, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? पहले क्वेश्चन समझे। ट्रैक मेरा लेवल है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं? लेकिन अगर समझो एग्जाम्पल में यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ ग्रेड चेंज के बारे में ना, यानी इस तरीके से हमने क्या किया, मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ ताकि हमको समझने में जरा आसानी हो। सपोज ये इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है, या ऊपर नीचे कैसा भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना, ग्रेडियंट यहाँ पर इट इज चेंजिंग, यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गया। तो क्या कह रहा है, इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड देयर मस्ट बी नो चेंज ऑफ ग्रेड विद इन 30 मीटर ऑफ एनी पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अगर मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, यहाँ पे कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग है साहब, ये ब्लू कलर मैंने बना, समझिए हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। तो इसके कम से कम, सवाल आप समझे कि क्या कह रहा है, कि भाई यहां से इसके दोनों तरफ कम से कम बोथ द साइड्स ये डिस्टेंस कम से कम 30 मीटर का हो, जिसके अंदर कोई ग्रेड चेंज ना हो। यानी 30 मीटर का तो पैच जो है वही, जो भी ग्रेड रहेगा वही ग्रेड में रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? कि जहां पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर राइजिंग ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट चेंज होना भी है तो जहां पर भी हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये मैंने समझो ये पैच में पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो इसके आइदर साइड, है कि नहीं? यानी एसआरजे से 30 मीटर आगे और क्रॉसिंग के पीछे 30 मीटर पीछे, इतने पोर्शन में कोई चेंज इन ग्रेड नहीं होना चाहिए। वही है, इन केस ऑफ स्टेशन यार्ड देयर मस्ट बी नो चेंज ऑफ ग्रेड विद इन 30 मीटर ऑफ एनी पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन जरा एग्जाम में आया था, बहुत लोग परेशान भी थे, मैंने देखा कि पूछ रहे थे इसका रेफरेंस क्या है, क्या आंसर होगा। कोई लोग 20 भी ले रहे थे, कोई लोग 30 भी ले रहे थे। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। LWR CWR ऑन BLT ट्रैक। ये देखिए, ये मेरा रेफरेंस, ये गलत है, हाँ। ये रेफरेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रेफरेंस यहाँ पर क्या है, ये गलत दिया है यहाँ, पैरा 326 में ही है आंसर, लेकिन ये जो रेफरेंस यहाँ पे दिया वो गलत है। मेरी टीम ने जो है रेफरेंस मुझे देखा दिया है वो, दैट इज उन्होंने गलत मार्क कर दिया है। एनीवेज, मैं आप लोग को सही बताऊंगा लेकिन। ठीक है, इसी पैरा 326 के अंदर जाएंगे तो करेक्शन स्लिप आई है, जिसके अंदर बलास्टलेस ट्रैक के बारे में बात हुई है। BLT का मतलब होता है बलास्टलेस ट्रैक। LWR और CWR ऑन बलास्टलेस ट्रैक में बी लेड ऑन कर्व्स अप टू हाउ मच रेडियस। ये यहां इन्होंने जो दिया है वो आमतौर पर इन जनरल LWR के लिए दिया है।
क्या है, LWR और CWR शुड नॉट बी लेड ऑन कर्व शार्पर देन 440 मीटर रेडियस, है कि नहीं? इस तरीके से तो दिया है। और जोन 1 के लिए 350 मीटर रेडियस दिया, अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, हमारा क्या कहेंगे, अभी जो हमारा करेक्शन स्लिप आ चुका है, तो उसके अंदर एक नई चीज जो ऐड हुई है वो है हमारा बलास्टलेस ट्रैक के बारे में। बलास्टलेस ट्रैक के बारे में बात हुई है, बराबर। तो बलास्टलेस ट्रैक के बारे में दोस्तों 350 मीटर आंसर है। आप देख लेना पैरा 326 में लास्ट में आप जरा जाएंगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा कि बलास्टलेस ट्रैक हमारा जहां पर है वहां पे 350 मीटर इज द रेडियस, ठीक है नहीं? पैरा 326 पॉइंट नंबर 5 जी, पॉइंट नंबर 2, उसके अंदर आप देखेंगे तो बलास्टलेस ट्रैक में जो है 350 मीटर रेडियस तक LWR बिछाया जा सकता है। यानी कि बलास्टेड ट्रैक हम लोग जो अब यूज कर रहे हैं इसके अंदर कितना है, 440 है ना, लेकिन बलास्टलेस ट्रैक के अंदर कितना है, 350 मीटर रेडियस। और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीन पे आपको रेफरेंस दिख रहा है, दिस रेफरेंस इज रॉन्ग, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस पैरा 326 ओनली। पैरा 326 ही फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें आगे पॉइंट नंबर क्या है हमारा, पॉइंट नंबर हमारा 5, ये पॉइंट ए है ना, 1A, ऐसा 5 में G उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन देखिए उसी के अंदर मिलेगा ये भी रेफरेंस अगेन रॉन्ग हो गया, ठीक है। आई नीड टू चेक विद देम, गलत गलत रेफरेंसेस है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है यहाँ पर। परमिटेड लोकेशंस, ये पैरा नंबर यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट की बात आती है तो नॉर्मल साधारणता LWR shall not be permitted on gradient steeper than 1 in 100, स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड 1 in 100 है आमतौर पर। लेकिन हमारी बात हो रही है BLT यानी बलास्टलेस ट्रैक के बारे में, तो उसके लिए दिया है 1 in 80। क्या है, वहीं पर आपको मिल जाएगा पैरा 326 में पॉइंट नंबर 5 में 1 in 80 इज द आंसर, ठीक है ना। तो वो G2 में आप G2 में आपको क्या मिला था, आपको मिल गया था वहां पर रेडियस के बारे में, और G3 के अंदर आपको मिल जाएगा 1 in 80, ठीक है। तो ये यानी कि स्टीपेस्ट ग्रेडियंट के बारे में मिल जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टेकन फॉर वीक फॉर्मेशन। वीक फॉर्मेशन में क्या एक्शन हमको लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन तो रेडीमेड खाली रीड आउट करने वाला टाइप का ही क्वेश्चन था। मैंने टोटल 5 ऑप्शन इसके अंदर दिए थे और उसके अंदर मैंने ABBCCD इस तरीके से अलग अलग दिया था। तो ये बेसिकली जो है आप जस्ट रीड आउट करने वाला है, या यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन ही यहाँ पर लिखा नहीं है। AB मैंने जो एग्जाम लिया था उसके अंदर कहीं ऑप्शन दिया था AB, कहीं BC, कहीं CD, कहीं ABCD, कहीं BCD, इस तरीके का ऑप्शन दिया था। तो यहाँ बेसिकली आप ये ऑप्शन इसके अंदर तो लिखा नहीं है, ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट है। इसको हम जस्ट जस्ट रीड आउट कर जाते हैं। मेक द फॉर्मेशन विथ सेस एंड साइड रेंज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोफाइल ना। तो पैरा आप देख रहे हैं, पैरा 218 के अंदर दिया है एक्शन टू बी टेकन फॉर वीक फॉर्मेशन में। तो 4 स्टेप एक्शन हमारा होता है, 4 स्टेप एक्शन प्लान होता है। तो पहला है मेक द फॉर्मेशन विद सेस लेवल एंड साइड रेंज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब प्रोफाइल, तो ये वाला हमारा सही हो गया। कैरी आउट शैलो स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट सेक्शन और डीप स्क्रीनिंग वेरेवर रिक्वायर्ड, ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही हो गया, दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तीसरा एंश्योर नो लूज और मिसिंग फिटिंग, ये भी सही है। और चौथा है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बलास्ट सेक्शन टू 30 सेंटीमीटर और इवन अप टू 35 सेंटीमीटर, चारों सही है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। ये 4 स्टेप एक्शन प्लान है, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, the safety certificate for engineering works. The safety certificate for engineering work should be signed by dash concern and countersigned by the dash. ठीक है, सेफ्टी सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही है। तो साइन कौन करेगा इंजीनियरिंग वर्क के सर्टिफिकेट, कौन साइन करेगा और काउंटर साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा सेफ्टी सर्टिफिकेट को और काउंटर साइन कौन करेगा? तो यहाँ पर आप देखें IRPWM के हिसाब से सबमिशन ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेट पैरा 1205 1205, यहाँ पर आप देखेंगे द सेफ्टी सर्टिफिकेट फॉर इंजीनियरिंग वर्क शुड बी साइंड बाय होम, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यानी AEN कंसर्न एंड काउंटर साइंड बाय द डिविजनल इंजीनियर।
सेफ्टी सर्टिफिकेट कौन साइन करेंगे? एएन, काउंटर साइन डीएन करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने अलग अलग ले लिया था, तो उसके अंदर ये ऑप्शन सही है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एंड डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। दिस वॉज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लोवेस्ट लेवल और स्टाफ सुपरवाइजर competent फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बलास अदर देन डीप स्क्रीनिंग। अरे ये क्या ऑप्शन क्या आ गया? यहाँ पे भी स्टेटमेंट जरा रॉन्ग है। हाँ सॉरी यार, ये गलत गलत लोगों ने दे दिया है। ठीक है, लोवेस्ट लेवल और स्टाफ और सुपरवाइजर competent फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बलास अदर देन डीप स्क्रीनिंग इन एलडब्ल्यू सीडब्ल्यूआर। ये आपको एनेक्सर 3/8 या 3/10 के अंदर, जस्ट मिनट लेट मी चेक विद, यहाँ पर मैं रेफरेंस देता हूँ। देखो ये गलत रेफरेंस है, एनेक्सर 3/10 के अंदर है ये, एनेक्सर 3/10 में है। हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनेक्सर 3/10 आईआर, सॉरी एलडब्ल्यूआर का जो चैप्टर आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर, उसके अंदर एनेक्सर 3/10 हमारा है। उस 3/10 के अंदर आप जो है एक टेबुलर फॉर्म है एक्चुअली, जो टेबल है ना, वर्क चार्ट एंड ऑथराइज लेवल ऑफ सुपरविजन, उसके अंदर जो है आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर क्या कहेंगे, 3, उसमें सी यहाँ पे आपको मिलेगा। एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन, क्या है? लोवेस्ट लेवल ऑफ कंपेयर फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बलास अदर देन डीप स्क्रीनिंग। तो जस्ट अ मिनट, डीप स्क्रीनिंग के अलावा तो ये यहाँ पर रेफरेंस आप देखेंगे तो ये है जेई पीवे। जेई पीवे इज ऑथोराइज्ड, हु इज ऑथोराइज्ड? जेई पीवे इज ऑथोराइज्ड। तो ये आपका रेफरेंस आप देख लें, एनेक्सर 3/10 के अंदर आपको मिलेगा। इसका आंसर क्या है? जेई पीवे। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है, स्क्रीनिंग ऑफ बलास अदर देन डीप स्क्रीनिंग 3C के अंदर दिया है। किसमें दे दिया है? 3C। ऑप्शन एनेक्सर 3 में भी क्या दिया है, किसमें दिया है? 3C के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, तो एनेक्सर 3/10 के अंदर 3C में आपको ये मिल जाएगा। 3C और 3D एक्चुअली, इनफैक्ट यहाँ पे डीप स्क्रीनिंग में करने में भी जेईपीवे है, अदर देन डीप स्क्रीनिंग ऑफ जो है वहां पर भी जो है पीडब्ल्यूआई ही है, जेईपीवे ही है। ठीक है, तो ये रेफरेंस जो मेरे स्क्रीन पे ये गलत था। करेक्ट वन विच आई एम हाईलाइटिंग नाउ, दिस इज द करेक्ट रेफरेंस, एनएचए 3/10 में पॉइंट नंबर 3C। तो जेईपीवे जो होगा वही जो है अदर देन डीप स्क्रीनिंग ऑफ बलास या डीप स्क्रीनिंग ऑफ बलास, दोनों ही केस में जेईपीवे इज द लोएस्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ एटी वेल्ड? यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको पैरा नंबर दे दिया गया है, पैरा 311। पैरा 311 एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में है। यहाँ स्क्रीन पर आपको सिर्फ अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्ट दिया है, लेकिन अगर आप आईआरपीडब्ल्यूएम को ओपन करेंगे तो उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है विजुअल इंस्पेक्शन, पॉइंट नंबर 2 है डायमेंशनल चेक, पॉइंट नंबर 3 है अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्ट एंड यूएसएफडी टेस्ट। यानी कि ये चारों के चारों, तीनों के तीनों जो है ना एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि वेल्डिंग के जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है, विजुअल इंस्पेक्शन भी है, डायमेंशनल चेक भी है, यूएसएफडी टेस्ट भी है। ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड बकलिंग? आप बकलिंग को अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं? ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। ऑपरेशंस विच इंपेयर लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक आर नॉट कैरिड आउट व्हेन रेल टेम्परेचर्स आर हायर। क्यूड की जगह कैरिड आउट होना चाहिए, गलती से मैं से क्यूड हो गया, नॉट कैरिड आउट। यानी कि ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे ऑपरेशन जिनके कारण विच इंपेयर द लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक, जिससे ट्रैक की लैटरल रेजिस्टेंस कम हो जाए, ऐसे एक्टिविटी ना किए जाए। कब? व्हेन रेल टेम्परेचर आर हाई, यानी जब रेल तापमान बहुत ज्यादा हो तो ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे ऑपरेशंस ना किए जाए जिनसे हमारे ट्रैक का लैटरल रेजिस्टेंस कम हो जाए। पहला तो एक पॉइंट यही कहा। दूसरा कहा है ग्रीसिंग ऑफ फिश प्लेट्स इज डन बिफोर द हॉट वेदर सेट्स इन। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले पहले फिश प्लेट की ग्रीसिंग कर दी जाए। तीसरा कहा है एडिक्वेट शोल्डर बलास्ट शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल प्लेसेस। प्लेट्स लिख दिया गलती से, प्लेसेस है ये, दिस इज नथिंग बट प्लेसेस। हाँ, एट ऑल प्लेसेस, जहां पर भी हमारा ये है, क्या कहें,
सारी जगह पे एडिक्वेट शोल्डर ब्लास्ट हो, और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चंस देखकर ही हमको समझ में आ जाता है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी में जो ग्रीसिंग ऑफ फिश प्लेट्स कहा है ना, इससे मुझे पता चल जाता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अदर देन एलडब्ल्यूआर, क्योंकि एलडब्ल्यूआर के अंदर तो कोई फिश प्लेट होगी नहीं। जब जॉइंट ही नहीं होना तो फिश प्लेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। एसईजे टू एसईजे देयर इज नो जॉइंट इन इट। इसके लिए इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बकलिंग ऑफ ट्रैक अदर देन एलडब्ल्यूआर के अंदर। बकलिंग ऑफ ट्रैक अदर देन एलडब्ल्यूआर के अंदर आपको इसके बारे में मिलेगा। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर आप देखें, ऑपरेशंस विच इंपेयर lateral races of track are not carried out when temperatures are higher, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा यह है द ग्रीसिंग ऑफ फिश प्लेट इज डन बिफोर द हॉट वेदर सेट्स इन, ये भी सही है। और यहाँ पे जी वाला पॉइंट देख लें आप, एडिक्वेट शोल्डर वाला शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल प्लेसेस, ये भी सही है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। खैर इस पैरा को हम पूरा ही पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। द जॉइंट गैप सर्वे इज डन इन द केस ऑफ SWR and adjusted before the onset of hot weather. Similarly, in case of free rail track, joint gap should be adjusted wherever necessary. Buckling of any precautions के अंदर ये कहा है कि अगर SWR है तो जॉइंट का गैप सर्वे किया जाए ना, और जो भी उसके अंदर कमी बेची है उसको एडजस्ट किया जाएगा गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले। जैसा उसमें लिखा है हमारा पैरा 320 पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी, यानी कि समर के पहले पहले गैप सर्वे में जो है एडजस्टमेंट कर लिया जाए। इसी तरह से अगर फ्री रेल ट्रैक, जिसको हम लोग फिश प्लेटेड ट्रैक भी कहते हैं, फ्री रेल ट्रैक को हम फिश प्लेटेड ट्रैक भी कहते हैं, वहां पर जॉइंट गैप जो है उसको भी एडजस्ट कर लिया जाए जहां भी जरूरत पड़े। इसी तरीके से एडिक्वेट प्रिकॉशंस आर टेकन टू रिड्यूस क्रीप। क्रीप को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिए जाए। ये जो हमारे नॉन एलडब्ल्यूआर ट्रैक है ना, यानी फ्री रेल ट्रैक यानी फिश प्लेटेड ट्रैक और एसडब्ल्यूआर, इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट बहुत ज्यादा होते तो यहाँ पर क्रीप के बहुत इश्यूज होते थे, तो क्रीप को रिड्यूस करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स लिए जाए। इसी तरीके से पॉइंट नंबर ई भी जो है वो भी देख लेते हैं। ओवर टाइटनिंग ऑफ फिश बोल्ट इज अवॉइडेड बट दे शुड बी रीजनेबली टाइट, यानी कि आप बहुत ज्यादा फिश बोल्ट्स को टाइट कर देंगे तो रेलों का मूवमेंट ना हो, इतना भी टाइट ना करें, लेकिन रीजनेबली टाइट हो, थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा टाइट हो, नट ना निकल जाए आपका, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट ना करे कि जरा भी रेलों का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिश प्लेट हो ही ना, इतना भी टाइट ना कर दिया जाए। ठीक है। इसी तरीके से वो पैच जहां पर ऐसा स्ट्रेच है, पर्टिकुलर अटेंशन इज ऑल्सो पेड टू स्ट्रेचेस ऑफ ट्रैक जहां पर वन इज लाइबल टू क्रीप एंड अदर हेल्ड अगेंस्ट क्रीप, यानी कि कहीं पर हेल्ड अगेंस्ट क्रीप है और एक जगह पर लाइबल टू क्रीप है, वो जो जंक्शन होगा वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जैम जॉइंट्स एट सच जंक्शंस कॉल फॉर रेमेडियल मेजर, और जो जॉइंट हमारे जाम हो जाएंगे तो वहां पर रेमेडियल मेजर्स लिए जाए। ये एक्चुअली बकलिंग ऑफ ट्रैक अदर देन एलडब्ल्यूआर में प्रिकॉशंस इतने सारे दिए गए थे। तो ये हमारा जो हमने जो इनमें से कुछ ऑप्शंस चूज किए थे सारे के सारे हमारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 23, when more than one track machine is running in block section there should be a minimum distance of dash between two units। जब दो से ज्यादा मशीनें काम कर रही है, जब दो से ज्यादा मशीनें काम कर रही है सेक्शन में, व्हेन मोर देन वन ट्रैक मशीन इज वर्किंग इन सेक्शन, मोर देन वन ट्रैक मशीन इज रनिंग इन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक सेक्शन में अगर दो से अधिक मशीनें काम कर रही है तो उनके बीच में कम से कम कितनी दूरी हो, देयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स। तो पैरा 868 वर्किंग ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस मशीन्स, when more than one track machine is running in a block section there should be a minimum distance of 200 meters। तो इसका आंसर है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, dash is a trip when one or more wagons are to be unloaded between two stations, यानी मटेरियल ट्रेन के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है मटेरियल ट्रेन की। तो मटेरियल ट्रेन क्या करती है, मटेरियल लेकर आते हैं और हम लोग उसको सेक्शन में अनलोड करते हैं। तो इनमें से क्या ऑप्शन है, रनिंग रन, रनिंग ट्रिप, वर्किंग ट्रिप या वर्किंग रन। इज अ ट्रिप व्हेन वन और मोर देन, व्हेन वन और मोर देन वैगन्स आर टू बी अनलोडेड बिटवीन टू स्टेशंस। तो इसका ऑप्शन ये जो है पैरा 863 वर्किंग ट्रिप करके चैप्टर नंबर 8 में है। ये वाली लाइन आप ये पूरा पैरा ही हम पढ़ लेंगे। क्या कहता है, अ वर्किंग ट्रिप इज अ ट्रिप, a working trip is a trip when one or more wagons are to be unloaded
बिटवीन टू स्टेशन, यानी आंसर हमें यहाँ मिल गया वर्किंग ट्रिप। वर्किंग ट्रिप इज अ ट्रिप व्हेन वन और मोर वैगन्स आर टू बी अनलोडेड बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी एक डेफिनेशन और भी दिया है, रनिंग ट्रिप। A running trip is a trip from one station to the other station when no wagons have to be unloaded on the way। यानी कि जिसको हम लोग आमतौर पे फील्ड में क्या बोलते हैं, रनिंग ट्रिप को वन रन मूवमेंट बोलते हैं। ये फील्ड की भाषा है हमारी, वन रन मूवमेंट। कंट्रोल ऑफिस में आप जाएंगे या फील्ड में ऐसे जाएंगे ना, तो उसको वन रन मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि खाली एक जगह से दूसरी जगह मशीन को मूव, व्हीकल को मूव होना, मटेरियल ट्रेन को मूव होना, कोई मटेरियल खाली नहीं करना, तो उसको क्या बोलेंगे, रनिंग ट्रिप। मैनुअल की भाषा में उसको क्या कहेंगे, रनिंग ट्रिप। जब खाली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूवमेंट होना है और नो वैगन हैव टू बी अनलोडेड, इनके बीच में कुछ खाली नहीं होना है, तो उसको क्या कहेंगे, रनिंग ट्रिप। और अगर उनके बीच में एक या एक से ज्यादा खाली करना है तो उसको क्या कहेंगे, वर्किंग ट्रिप। यानी वो काम किया उसने ना, समझ गए। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई है। तो ये हमारा आंसर तो था यहाँ पे वर्किंग ट्रिप। बिफोर डिपार्टिंग ऑन अ वर्किंग ट्रिप द पीडब्ल्यूआई शैल सप्लाई द मटेरियल ट्रेन गार्ड with a memo furnishing the kilometer at which the wagon shall be unloaded and the quantity to be unloaded। अब वर्किंग ट्रिप तो आप समझ गए, ये क्या है वर्किंग ट्रिप, यानी कि हमारा काम करना है ना, यानी हम ब्लॉक लेकर मटेरियल खाली करते हैं ना, मटेरियल ट्रेन लेके जाके, उसको हम कहते हैं वर्किंग ट्रिप। तो क्या कह रहे हैं कि वर्किंग ट्रिप पे जाने से पहले, अब मटेरियल ट्रेन है तो जाहिर सी बात है वहां पर एक गार्ड होता है ना, मटेरियल ट्रेन पर एक गार्ड डिप्लॉय किया गया होता है। तो कह रहे हैं कि बिफोर डिपार्टिंग ऑन अ वर्किंग ट्रिप द जेईएसएससीपी वे shall supply the material train guard or official in charge with a memo furnishing the kilometerage at which the wagon shall be unloaded and quantity to be unloaded। यानी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अनलोडिंग का जो प्रोग्राम होगा वर्किंग ट्रिप के दौरान, उसका प्रोग्राम व्हीकल निकलने से पहले पहले वो आप गार्ड को दे देंगे। किसको दे देंगे, गार्ड को। उसको प्रोग्राम देना है कि भाई इतने इतने वैगन खाली करना है, इस किलोमीटर पे खाली करना है, इतनी इतनी क्वांटिटी खाली करना है। दैट इज नथिंग बट दैट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पैरा 863 का मेन मेन चीज हमने इसको भी ले लिया। ठीक है, तो दीज आर द लाइक क्वेश्चंस जो शायद अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25, when the engine is pushing the train, when the engine is pushing the train and when, as in the case of emergency, brake van is not leading। क्या कह रहा है, जब इंजन ट्रेन को पुश कर रहा है, इंजन इज पुशिंग द ट्रेन एंड व्हेन, एज इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसीज में क्या होता है, द ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग, द स्पीड मस्ट नॉट एक्सीड हाउ मच। तो यहाँ पे पैरा चैप्टर नंबर 8 में ही, पैरा 857 के अंदर ही है, आप देखेंगे स्पीड ऑफ मटेरियल ट्रेन। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा आंसर तो पॉइंट नंबर 2 में, लेकिन पॉइंट नंबर 1 भी मैं पढ़ लेता हूं। क्या कह रहा है, when running between block stations with the engine leading, यानी इंजन आगे की तरफ है, यानी प्रॉपर रन है। ठीक है ना, when running between block station with the engine leading, speed of material shall not exceed the prescribed for a goods train with a similar load। यानी कि अगर हमारा ब्लॉक सेक्शन के अंदर हमारा मटेरियल ट्रेन जा रही है जिसमें इंजन लीडिंग, यानी कि आगे इंजन और पीछे मटेरियल ट्रेन है, वैगन्स वगैरह हमारे पीछे है, तो उसकी स्पीड क्या कह रहा है, तो कह रहा है स्पीड ऑफ मटेरियल ट्रेन शैल नॉट एक्सीड दैट प्रिस्क्राइब्ड फॉर गुड्स ट्रेन विद अ सिमिलर लोड। यानी कि अगर कोई गुड्स ट्रेन होती उस पे ही इतना ही मटेरियल, इतना ही टनेज का मटेरियल होता, तो किस स्पीड से गाड़ी जाती। तो अगर मटेरियल ट्रेन मेरी है तो वो भी उसी स्पीड से जाएगी जो जिस स्पीड से गुड्स ट्रेन पास होगी उतने टनेज के साथ में। इसके लिए आपका जो भी मटेरियल होता है आप ड्राइवर गार्ड को देते हैं तो उसके अंदर जो है मटेरियल का जो है टनेज वगैरह मेंशन किया गया होता है। अकॉर्डिंगली ड्राइवर गाड़ी चलाएगा ना, भाई क्या मटेरियल है, कितना टन का है, अकॉर्डिंगली, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर इंजन आगे है, इंजन लीडिंग है, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को चलना है, रनिंग की बात चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो कि इक्विवेलेंट अगर गुड्स ट्रेन पे उतना लोड होता तो क्या स्पीड से गाड़ी जाती वो। ठीक है, ये एक चीज हम समझ गए, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इंजन इज पुशिंग द ट्रेन, पुशिंग की बात चल रही है ना, इंजन अभी जब इंजन लीडिंग करे तो ट्रेन को पुल करता है,
लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्हेन द इंजन इज पुशिंग द ट्रेन, व्हेन एज इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, जैसे कि आमतौर पर इमरजेंसीज में होता है ना, इन द केस ऑफ इमरजेंसीज द ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग, ब्रेक वैन लीड नहीं कर रहा, ठीक है, व्हेन इंजन इज पुशिंग द ट्रेन एंड व्हेन एज इन द केस ऑफ इमरजेंसी द ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग, ब्रेक वैन लीड नहीं कर रहा, इंजन पुश कर रहा, ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग, तब क्या कहा है, स्पीड मस्ट नॉट एक्सीड 10 kmph। उस परिस्थिति में उस व्हीकल की स्पीड यानी पुशिंग क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पुश बैक, पुश बैक बोलते हैं हम फील्ड की भाषा में, पुश बैक करते हैं जब हम लोग गाड़ी को, तो क्या कह रहा है कि स्पीड मस्ट नॉट एक्सीड 10 kmph, 10 kmph की ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे गाड़ी ना जाए। यही हमारा क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन भी हमारा यही था 10 kmph, जिसका आंसर है स्पीड मस्ट नॉट एक्सीड 10 kmph। ठीक है, आगे का भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, जब ब्रेक वैन लीड नहीं कर रहा है पुशबैक में गाड़ी, द गार्ड मस्ट ट्रेवल ऑन द लीडिंग व्हीकल एंड एग्जिबिट हैंड सिग्नल टू द ड्राइवर। अब गाड़ी उल्टी चल रही है तो ड्राइवर पीछे, गार्ड आगे, तो लीडिंग व्हीकल यानी जो हमारे पुशबैक की कंडीशन में जो आखिरी डब्बा होगा वो अब लीडिंग हो जाएगा ना, क्योंकि इंजन जो लीडिंग था वो तो अभी पीछे चला गया, तो गाड़ी का जो आखिरी डब्बा होगा वो आगे की तरफ जा रहा है, तो गार्ड क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, जो लीडिंग व्हीकल होगा ना, उल्टा चल रही है गाड़ी तो उसमें जाएगा, और वो सिग्नल दिखाएगा ड्राइवर को, एग्जिबिट हैंड सिग्नल टू द ड्राइवर, क्योंकि गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, पीछे से चला रहा है, तो कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे चलना है, तो हैंड सिग्नल और बावटा दिखा के गाड़ी चलाई जाएगी, और क्या स्पीड में चलेगी, 10 kmph। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर लिखा है व्हेन पासिंग ओवर पॉइंट द गार्ड शुड टेक एक्शन एज इन पैरा 856। पॉइंट से जब गाड़ी पास होगी तो उसके लिए जो है कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताया कि वो पैरा 856 में दिया गया है। जरा पैरा 856 के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। When passing over point, the guard should take action as in the para 856. वो मैं पढ़ देता हूं। The driver of a material train should stop the train short of all catch, loop or spring point which are facing for his train which are not protected by signal. Guard should ensure that these are correctly set and locked and then hand signal the driver pass the points. यानी कि वहां पर क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को पहले खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद में वो हैंड सिग्नल ड्राइवर को करेगा, है कि नहीं। पॉइंट को सेट करना है ना, तो उसको क्या करना है, पॉइंट को सेट करना है और लॉक्ड है, उसके बाद में गाड़ी पास होगी। ठीक है, ये हमारा खैर हमारा अलग चीज है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आंसर तो हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन इसी चैप्टर के अंदर से पैरा 853 में, पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स, पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स ऑन ग्रेडियंट्स इजियर देन 1/100। क्या कह रहे हैं, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, ऑन ग्रेडियंट्स, मैंने क्वेश्चन जरा गलत ले लिया, इजियर टर्म ले लिया, स्टीपर लिखना था मुझे, ग्रेडियंट स्टीपर लिखना था मुझे, इजियर हो गया, यहाँ पर ये जो है टर्म होना चाहिए था स्टीपर, ऑन ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/100, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं करेक्ट है, सॉरी, क्वेश्चन इज करेक्ट, on gradient easier than 1/100 ascending or descending, pushing may be permitted at a speed not exceeding dash provided the brake van occupied by guard is the leading vehicle। ठीक है, यानी कि 1/100 से easier यानी 1/100 से flatter gradient, ठीक है ना, चाहे वो असेंडिंग डायरेक्शन में हो चाहे डिसेंडिंग डायरेक्शन में, यानी कि चढ़ान में हो या उतरान में हो, 1/100 से इजियर है यानी 1/100 से फ्लैट होगा, यानी 1/150 बोला, 1/200, वही सारे फ्लैट से। तो क्या कहा है, पुशिंग में भी परमिटेड, वहां पर मटेरियल ट्रेन पुशिंग डायरेक्शन में पुशबैक में चलाई जा सकती है एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग, किस स्पीड से नहीं, और कंडीशन ये भी है कि ब्रेक वैन जो होगा उसके अंदर गार्ड होगा, ब्रेक वैन ऑक्यूपाइड बाय गार्ड इज द लीडिंग व्हीकल। इसके पहले हमने पढ़ा था वहां ब्रेक वैन नहीं था, लेकिन गार्ड जो है वो लीडिंग व्हीकल के अंदर था, लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट 1/100 से स्टीपर नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो ये पैरा 853 को पढ़ लेते हैं, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। पैरा 853 में पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन के बारे में क्या है, तो क्या कह रहा है, ऑन डाउन ग्रेडियंट यानी फॉलिंग ग्रेडियंट की बात चल रही है, ऑन डाउन ग्रेडियंट
स्टीपर देन 1 in 100, यानी फॉलिंग ग्रेडियंट में 1 in 100 से स्टीपर ग्रेडियंट जहां होगा वहां पुशिंग इज नॉट परमिटेड। क्या कह रहा है? पुशिंग इज नॉट परमिटेड। सिंपल बात है कि फॉलिंग ग्रेडियंट है, स्टीपर देन 1 in 100 है, तो वहां पर क्या होता है? स्पीड गेन कर लेगा ना मटेरियल ट्रेन अपने आप। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अगर फॉलिंग ग्रेडियंट कहीं पर है, कहीं पर समझो फॉलिंग ग्रेडियंट है इस तरीके से, ठीक है, अब मैं यहाँ पे व्हीकल मेरी लेकर जा रहा हूँ, अगर ये बहुत ज्यादा स्टीपर स्लोप है, इसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा स्टीप है ना, जैसे यहाँ पर हम देख ही रहे 1 in 100 से स्टीपर है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? फॉलिंग ग्रेडियंट के अंदर हमारी मटेरियल ट्रेन जा रही पुश पुश डायरेक्शन में, यानी इंजन आगे है। देखो, अगर मैं इसको अगर बनाऊं डायग्राम, तो ये समझो मेरा हो गया इंजन, ये ब्लू कलर का मेरा इंजन हो गया, ठीक है, और इसके पीछे मेरी मटेरियल ट्रेन है, इसके पीछे मेरी मटेरियल ट्रेन है, यानी इंजन यहां पर है और ये मटेरियल ट्रेन है। ओके, अब इसको गाड़ी को जाना कैसा है? भाई इंजन इधर है तो इसको गाड़ी को इधर तो नहीं जाना है ना, हमको जाना है पुश बैक में। पुश बैक में यानी कि हम इसको नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो बोल रहा है कि अगर 1 in 100 से स्टीपर ग्रेडियंट है तो पुशिंग इज नॉट एट ऑल परमिटेड। व्हाट विल हैपन? ग्रेडियंट जब ज्यादा होगा तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली जो है डाउन ग्रेडिंग की तरफ मोमेंटम गेन कर जाएगी, इसके लिए पुश बैक यहाँ पर परमिटेड ही नहीं है मटेरियल ट्रेन को। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन अगर आपका ग्रेडियंट इफ इट इज इजियर देन, जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन ग्रेडियंट इजियर देन 1 in 100, यानी 1 in 100 से थोड़ा सा फ्लैट है, 1 in 100 तो नहीं है, 1 in 100 से कम है। अब चाहे वो असेंडिंग में हो, चाहे वो चढ़ान हो या डिसेंडिंग यानी कि उतरान हो, या तो चढ़ना हो चाहे उतरना हो, ऑन ग्रेडियंट इजियर देन 1 in 100 असेंडिंग और डिसेंडिंग, पुशिंग में बी परमिटेड। परमिटेड है पुशिंग, पुश बैक में लेके जाया जा सकता है, लेकिन क्या स्पीड पे? एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 25 kmph, एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 25, यानी 25 kmph से ज्यादा की स्पीड ना हो। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या दे दिया है कि भाई उस गाड़ी के अंदर जो आखिरी का जो डब्बा होगा, इस गाड़ी का जो आखिरी डब्बा होगा यहां पर आपका ब्रेक वैन हो। इसके अंदर ये ग्रीन वाला क्या है? ये ब्रेक वैन है, ब्रेक वैन है, और उस ब्रेक वैन के अंदर गार्ड हो। समझ रहे? मटेरियल ट्रेन है मेरी, वो उल्टी चल रही है, ग्रेडियंट 1 in 100 से फ्लैटर है, और ब्रेक वैन हो, और उस ब्रेक वैन में अगर गार्ड हो तो गाड़ी को हम 25 kmph से पुशबैक में लेके जा सकते हैं। कितने से? 25 kmph से वी कैन पास पुशबैक में। ठीक है, फिर इसी के अंदर ये कहा है कि भाई अगर ब्रेक वैन लीडिंग नहीं है, ब्रेक वैन लीडिंग नहीं है, तब आप उसको गाड़ी को क्या स्पीड में लेके जाएंगे? 10 kmph ओनली। तब क्या करेंगे? अगर ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग तो 10 kmph पे गाड़ी पास होगी। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन समझ गए आप लोग? अलग अलग कंडीशन से आप लोग समझ गए? किसी को नहीं समझा तो पूछ सकता है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। 1 in 100 से ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, तो पुशबैक परमिटेड ही नहीं है, चाहे फिर वो ब्रेक वन हो ना हो, लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर कह रहा है अगर 1 in 100 से फ्लैटर ग्रेडियंट, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, चढ़ना है चाहे उतरना है, वहां पर अगर ब्रेक वैन लीडिंग व्हीकल है और उसके अंदर गार्ड है तो गाड़ी को आप 25 kmph अधिकतम स्पीड पे पास कर सकते हैं पुशबैक में। और अगर ब्रेक वैन लीडिंग व्हीकल नहीं है तो उस परिस्थिति में पुशबैक तो परमिटेड है लेकिन मैक्सिमम स्पीड 10 kmph होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या था? हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बताया नहीं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या था केस? स्पीड नॉट एक्सीडिंग, ब्रेक वैन ऑक्युपाइड है ना, कार्ड में ब्रेक वैन लीडिंग व्हीकल और गार्ड है, तो आंसर हमारा होगा 25 kmph, 25 kmph हमारा आंसर होगा, 25 kmph इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मैनिंग ऑफ रेल डॉली। मैनिंग ऑफ रेल डॉली, ठीक है, रेल डॉली को मैनिंग कौन करेगा? तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं। एवरी रेल डॉली शैल बी मैन्ड बाय नॉट लेस देन 2 एबल बॉडीड पर्सन्स। ठीक है, द पर्सन इन चार्ज फॉर वर्किंग ऑन रेल डॉली शैल बी अ रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन रैंक देन अ की मैन।
Official in charge should have passed in medical category A3 and must hold a valid certificate competence for working of rail dolly. इसमें से भी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन स्क्रीन पर नहीं है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पैरा 841 में आप देखेंगे, पैरा 841 में आप देखेंगे तो आपको मैनिंग ऑफ रेल डॉली, एवरी रेल डॉली शैल बी मैन बाय नॉट लेस देन 2 एबल बॉडीड पर्सन। रेल डॉली के लिए 2 आदमी चाहिए, एबल बॉडीड पर्सन, ठीक है, हट्टे कट्टे टाइप के। पर्सन इन चार्ज फॉर द वर्किंग ऑफ रेल डॉली शैल बी रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन रैंक देन कीमैन, यानी कि लोएस्ट लोएस्ट रैंक कौन है जो रेल डॉली चला सकता है, तो वो है कीमैन। द ऑफिशियल इंचार्ज should have a medical should have passed a medical category A3 and must hold a valid certificate of competence for working rail dolly। जो इंचार्ज होगा रेल डॉली का, उसका वो जो है मेडिकल कैटेगरी A3 एटलीस्ट पास किया हो और उसके पास रेल वर्किंग ऑफ रेल डॉली के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैलिड यानी कि वो एक्सपायर नहीं हुआ होगा, वैलिडिटी उसकी बाकी हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। Working and deployment of all track machines. Working and deployment of all track machines in a zonal railway shall be under overall contract control of। ये हमारा IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल का जो है क्वेश्चन है, IRTMM 2019। ये जो है ना, इसके अंदर पैरा 601 चैप्टर नंबर 6 में है, ये प्लानिंग का हेड है। Working and deployment of all track machines in a zonal railway shall be under overall control of CETM, चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन के कंट्रोल में होगा। तो हमने लिख दिया था चीफ ट्रैक इंजीनियर, चीफ इंजीनियर प्लानिंग, पीसी, अलग अलग हमने लिख दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है, CETM, चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन के अंडर में वर्किंग डिप्लॉयमेंट सारी की सारी चीजें फंक्शनिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन ये IRTMM में से ही है, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल में से ही है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे खाली नाम, IRTMM 2019 फॉर BCM ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। BCM प्लेन ट्रैक की भी होती है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की भी होती है। तो मिनिमम ब्लॉक इन हार और मिनट कितना हो, BCM मशीन का अगर काम कर रहा है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर, तो कम से कम कितना ब्लॉक हो इन हार्स एंड मिनट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखें BCM फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये मिनिमम ब्लॉक की बात हो रही तो 4.5 घंटा यानी कि 270 मिनट। तो आंसर हमारा है 4.5 घंटा यानी 270 मिनट। ठीक है, यहाँ पर इनइफेक्टिव टाइम, आउटपुट वगैरह के बारे में बात नहीं हुई है। मिनिमम ब्लॉक कितना हो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को अगर डीप स्कैनिंग करना BCM द्वारा, तो 4.5 घंटे का मिनिमम ब्लॉक हो यानी कि 270 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The regular track maintenance in LWR. Again, ये favorite questions है, one of the favorite questions. The regular track maintenance in LWR, CWR shall be confined to hours when the rail temperature is between क्या TD plus 10 and TD minus 30 and shall be completed well before the onset of summer। यानी जो भी हमारा रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस की एक्टिविटी है, गर्मी का गर्मी शुरू होने से पहले पहले कर लेना है। और तापमान का रेंज क्या है, बिटवीन TD plus 10 to TD minus 30। ये पैरा 345 है दोस्तों, इसको भी आप लोग मार्क कर लें, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। पैरा 345, ठीक है ना। कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं ना हमारे फेवरेट्स हैं एग्जामिनर्स के, यानी इनमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही आता है। तो उनमें से एक पैराग्राफ ये पैरा 345 भी है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ शोल्डर ब्लास्ट स्क्रीनिंग मशीन इज। अगेन ये IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल, इसका है क्वेश्चन। तो क्या है, स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ SBCM शोल्डर ब्लास्ट स्क्रीनिंग मशीन, जिसे हम लोग FRM भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्टुपिडिटी ये किया है कि मैंने ऑप्शंस तो डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ पूछना नहीं है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक करना छोड़ दिया। तो ये तो आपको रेडीमेड आपको मिल गया आंसर, 500 क्यूबिक मीटर। रेफरेंस आपको चाहिए, रेफरेंस आप सामने देख रहे हैं, IRTMM का पैरा 310, कैपेसिटी ऑफ शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन कितना है, 500 क्यूबिक मीटर पर हार। ठीक है ना, 1 घंटे में 500 क्यूबिक मीटर क्लीनिंग होनी चाहिए, उतनी स्क्रीनिंग कैपेसिटी है शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन की, यानी FRM मशीन की। क्वेश्चन नंबर 32।
एसीजे कैन बी लेड ऑन ट्रांजिशन कर्व विद डिग्री नॉट शार्पर देन, ये IRPWM का क्वेश्चन है। यानी कि ट्रांजिशन कर्व के अंदर एसीजे बिछाया जा सकता है कब, जब कितना डिग्री से शार्पर कर्व ना हो। तो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या है, 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 2 डिग्री, और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा है एसीजे शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से सही क्या है, इनमें से सही क्या है? तो ये पैरा 328 लोकेशन ऑफ एसीजे के बारे में बात करता है। पैरा 328 इज टॉकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ एसीजे। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एसीजे शैल बी फिक्स टेकिंग इन अकाउंट द लोकेशन ऑफ वेरियस ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। एसीजे की लोकेशन किन चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा, कुछ वेरियस ऑब्लिगेटरी पॉइंट, जैसे कि लेवल क्रॉसिंग कहाँ है, ब्रिजेस, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ग्रेडियंट, कर्व्स एंड इंसुलेटेड जॉइंट। इन सब की पोजीशन को ध्यान में रख के ही हमको क्या है, इनको नजर में रखते हुए एसीजे को लोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या चीजें कही है, जरा मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूं। वेरियस डिजाइन ऑफ एसीजे इन यूज ऑन इंडियन रेलवेज आर एज पर पैरा 225। ठीक है, अब यहां पर कहा है कि एक एसीजे हमारा जो है वो है हमारा स्ट्रेट ट्रैक के लिए। कन्वेंशनल एसीजे विद स्ट्रेट टंग एंड स्टॉक रेल शैल बी लोकेटेड ऑन कर्व्स, कर्व पे लोकेट कर सकते हैं, ऑन कर्व्स शार्पर देन 0.5 डिग्री। है कि नहीं, शैल नॉट बी लोकेटेड, यानी कि आधा डिग्री से ज्यादा, यानी कन्वेंशनल एसीजे RT41604165 वो आधा डिग्री कर्व से शार्पर पे ले नहीं किया जा सकता। एक तो ये हो गया। दूसरी बात हो रही कन्वेंशनल एसीजे के बाद इंप्रूव एसीजे, ड्राइंग नंबर बहुत सारी इसके अंदर लिखी गई है। इनको मे बी लोकेटेड ऑन कर्व्स अप टू 2 डिग्री, 2 डिग्री तक आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 डिग्री से ज्यादा अप टू 4 डिग्री शाल बी लेड विद अप्रूवल ऑफ पीसी इन कंसल्टेशन विद RDSO। ठीक है, उसको मैं छोड़ देता हूं। अगला पॉइंट क्या है वो देखें आप। अगला पॉइंट इज एसीजे शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन कर्व। कर्व में आप दे सकते हैं एसीजे, लेकिन कर्व के ट्रांजिशन में नहीं दे सकते हैं। समझ रहे, कर्व का जो ट्रांजिशन पोर्शन है उसके अंदर हमको एसीजे नहीं देना है। क्यों नहीं देना, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जहां पे ट्रांजिशन कर्व हमारा जो होता है वहां पर वेरिएबल रेडियस रहती है, रेडियस जो है हमारी चेंज होती है। तो जो वहां पर कैन ग्रेडियंट हमारा जो चेंज हो जाता है, कैन ग्रेडियंट हमारा वेरिएबल होता है, तो वहां पर हम एसीजे नहीं देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर है एसीजे शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन कर्व। एसीजे शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन कर्व। Question number 33. Permissible speed on 1 in 8.5 symmetrical split with curved switches. 1 in 8.5 symmetrical split है with curved switches, तो उसमें permissible speed क्या है, 15, 20, 25, 30 के एम्पेज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। यहाँ मेरे ऑप्शन में देखो मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर जरा मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है इसका आंसर। यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस पैरा का बता देता हूँ। आंसर तो 30 kmph है। आंसर इज 30 kmph ओनली। लेट मी गिव यू द प्रॉपर रेफरेंस फॉर दिस। देखिए पैरा नंबर तो बिल्कुल सही है, पैरा नंबर जो दिया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। पैरा नंबर में कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, पैरा नंबर इज परफेक्ट। पैरा 408 ही है, लेकिन ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये रेफरेंस गलत है कि नहीं। ये रेफरेंस जो है हमने दिया है ना यहाँ पे, ये गलत है। ये आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 3 में नहीं मिलेगा, पॉइंट नंबर 3 में नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 4 में, पैरा 408 में पॉइंट नंबर 4, उसके अंदर 4A में, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट A के अंदर आपको एक टेबल मिलेगा, एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर अलग अलग केसेस दिए गए हैं। उसके अंदर अलग अलग केसेस दिए गए हैं, तो उसमें एक टेबल है 1 in 8.5 कर्व स्विच। अगर खाली 1 in 8.5 कर्व स्विच है तो आंसर 15 kmph है। 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कर्व स्विच जो मेरा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर वहां पर दिया है 30 kmph। दिस इज द करेक्ट आंसर। और उसी के अंदर एक और दिया 1 in 12 कर्व स्विच, तो 30 kmph। तो हमारा क्वेश्चन क्योंकि था कि 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कर्व स्विचेस, तो आप स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स में पॉइंट नंबर 4A1 उसके अंदर एक टैबुलर फॉर्म है
उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। द आंसर फॉर दिस वुड बी 30 kmph। ठीक है, ओके, तो वहां 30 kmph आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द मैक्सिमम कर्वेचर परमिटेड फॉर लेइंग एन LWR ऑन ballastless track। The maximum curvature permitted for laying an LWR on ballastless track। बलास्टलेस ट्रैक में मैक्सिमम कर्वेचर, ये मैं देखो मेरे साथ क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे से रिपीट हो गया, लेकिन रेफरेंस देखो यहाँ पे अभी भी गलत है। ये याद रखें, ये रेफरेंस पैरा 326 में ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं, पॉइंट नंबर 5 के अंदर है, क्योंकि बलास्टलेस ट्रैक की बात हो रही है। मुझसे गलती से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन वहां पर रेडियस में बात हुई थी, यहाँ पर डिग्री में बात हुई है, थोड़ा सा से है कि नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है दोनों के अंदर। वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर रेडियस में लिखा था, तो यहाँ पर बलास्टलेस ट्रैक के अंदर वहां मैंने BLT लिखा था, यहाँ पूरा बलास्टलेस ट्रैक मेंशन कर दिया है। तो द आंसर फॉर दिस इज पैरा 326 के अंदर पॉइंट नंबर 5 में मिलेगा आपको, पॉइंट नंबर 5 के अंदर मिलेगा। तो मैक्सिमम कर्वेचर परमिटेड फॉर लेइंग एन LWR ऑन बलास्टलेस ट्रैक इज 5 डिग्री। कितना? 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, ensuring that hot weather patrolman turns out promptly for duty। Ensuring that hot weather patrolman turns out promptly for duty during the required period of patrolling and during other periods when rail temperature exceeds TD plus 20। Who is responsible for that? यानी कौन ये इंश्योर करेगा कि हॉट वेदर का पेट्रोलमैन ड्यूटी पर समय पर आ रहा है, और इसी तरीके से जो है जब रेल तापमान बढ़ जा रहा है TD plus 20 के ऊपर, हॉट वेदर पेट्रोलमैन को रिज्यूम करना है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ऑप्शन दिया है कीमैन, गैंगमेट, JSSCPY या EN। तो आप देखेंगे एनेक्चर 3/10, चैप्टर नंबर 3 का एनेक्चर 3/10, इसमें ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ensuring that hot weather patrolman turns out promptly for duty during the required period of patrolling and during other periods when rail temperature exceeds TD plus 20। who is responsible? गैंगमेट, यानी मुकादम जिम्मेदार है कि वो इंश्योर करे कि हॉट वेदर पेट्रोलमैन समय पर आ रहा है ड्यूटी के लिए, है कि नहीं। यानी यहाँ जब भी पेट्रोलिंग करना है और जब रेल तापमान TD plus 20 के ऊपर बढ़ के चला जाए तो पेट्रोलिंग को इंश्योर कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, कॉर्ड लेंथ फॉर मेजरिंग लीड कर्वेचर ऑफ अ टर्नआउट इज। कॉर्ड लेंथ फॉर मेजरिंग लीड कर्वेचर ऑफ अ टर्नआउट इज कितना है? टर्नआउट का जो लीड कर्वेचर होता है उसका कॉर्ड लेंथ कितना हो, ये क्वेश्चन है। तो ये पैरा 401 के अंदर आप देखेंगे, फॉर मेजरिंग वर्सेंस ऑफ अ कर्व 20 मीटर ओवरलैपिंग कॉर्ड शुड नॉर्मली बी यूज्ड विद स्टेशन 10 मीटर। ये तो नॉर्मली कर्व के लिए। ठीक है, आगे कहता फॉर चेकिंग द रेडियाई ऑफ टर्नआउट एंड टर्न इन कर्व्स ओवरलैपिंग कॉर्ड ऑफ 6 मीटर शुड बी यूज्ड एंड वर्साइन मेजरिंग स्टेशन शुड बी लोकेटेड एट एवरी 3 मीटर्स। हमसे पूछा क्या है? कॉर्ड लेंथ पूछा है, तो क्या आंसर है? 6 मीटर। आंसर क्या है? 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, checking a FACJ, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड रीटाइटनिंग रिन्यूअल ऑफ फिटिंग कितने दिन में हो? वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, वंस इन अ फोर्टनाइट और 3 मंथ। तो ये आपको अगेन एनेक्स्चर 3/10 के अंदर मिलेगा। कितने दिनों में करना ये पूछा है कि नहीं। और यहाँ पे तो अथॉरिटी भी खैर मिल गई आपको, दोनों चीजें मिल गई। तो चेकिंग ऑफ FACJ, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड रीटाइटनिंग रिन्यूअल ऑफ फिटिंग वंस अ फोर्टनाइट, और करेगा कौन? कीमैन करेगा। तो फोर्टनाइट ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, कर्व्ड लिख दिया गलती से, कवर्ड होना चाहिए था यहाँ पर, है कि नहीं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे बाय पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड। एक दिन में मैक्सिमम डिस्टेंस पेट्रोलमैन कितना चल सकता है?
ये सवाल है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 पैरा 1004 मॉनसून पेट्रोलिंग। इसमें क्या लिखा है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 20 kmph इन अ डे। एक दिन में 20 kmph से ज्यादा नहीं चलेगा मेरा पेट्रोलमैन। जो पेट्रोल चैट जब बनाया जाएगा तो उसमें ख्याल रखा जाए कि एक पेट्रोलमैन की जो है मैक्सिमम बीट कितनी हो, मतलब मैक्सिमम कितना चलेगा वो, 20 किलोमीटर से ज्यादा ना चले। ये चीज का ध्यान रखा जाएगा पेट्रोल चार्ट बनाने के टाइम। तो 20 kmph इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस पैरा इज फेवरेट पैरा 1004। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन यानी देखो, वैसे पढ़ना तो पूरी मैनुअल है, हमें पढ़नी तो पूरी मैनुअल है, लेकिन जो मैं पैराग्राफ्स आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। इनको तो हम छोड़ने वाले नहीं है, इनको और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल्स और नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी। मैक्सिमम वियर कितना परमिटेड है? मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल्स और नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm। पैरा 429 आप देखेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी 10 mm। ठीक है, अधिकतम वियर 10 mm। हाँ, वहां पे रिकंडीशनिंग की क्राइटेरिया यहाँ पे इसके नीचे लिखी गई है, जो मेरे स्क्रीन पर नहीं है, वो है जरूर, अलग अलग केसेस है उसके अंदर, लेकिन अधिकतम वियर कितना परमिटेड है? तो 10 mm, विंग रेल हो चाहे नोज ऑफ क्रॉसिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द गेज इन क्रॉसिंग पोर्शन शाल बी dash with respect to gauge prescribed in standard drawing, that is 1673, both in case of new laying or renewal and during service। यानी ये एक्चुअली ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात चल रही है, जो लिखा है ना यहाँ पे क्रॉसिंग पोर्शन, इसी से समझ जाएंगे कि ये टर्नआउट की बात हो रही है। द गेज इन क्रॉसिंग पोर्शन शाल बी डैश विथ रिस्पेक्ट टू गेज प्रिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड ड्राइंग, दैट इज 1673। स्टैंडर्ड गेज कितना है? टर्नआउट में कितना लिखा है? 1673। चाहे नया लेइंग करेंगे या रिन्यूअल या ड्यूरिंग सर्विस, तो गेज का रेंज क्या, गेज टॉलरेंस क्या है? तो पैरा 429 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग का है हमारा। इसमें क्या कहा है? गेज एंड सुपर एलिवेशन इन टर्नआउट, द गेज इन क्रॉसिंग पोर्शन शैल बी 0 to 4 mm। कितना गेज टॉलरेंस कितना दिया है टर्नआउट के अंदर? 0 to 4 mm विद रिस्पेक्ट टू 1673। ठीक है, ये हमें जरा याद रखना है। तो ये आंसर क्या है? 0 to 4 mm। हमने ऑप्शन ही नहीं दिया इसके अंदर मैंने, तो आप आंसर देख लें, 0 to 4 mm इसका होना चाहिए। पैरा 420 पैरा नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, द लिमिट्स ऑफ ट्विस्ट एज पर मेजरमेंट इन फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर यानी कि जब गाड़ी नहीं है तब, जब हम लोग मेजरमेंट करते ट्रैक पैरामीटर, तो लिमिट ऑफ ट्विस्ट कितना हो? limits of twist as per measurement in floating condition for guidance of the engineering official regarding condition of track from passenger comfort on a transition curve is, transition curve में कितना हो? 2.1 mm per meter, 2.5 mm per meter, 3 mm per meter और 3.5 mm per meter। पैरा 525 ट्रैक पैरामीटर इन फ्लोटिंग कंडीशन, कौन सा पैरामीटर की बात हो रही है? ट्विस्ट के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे, ऑन ट्रांजिशन कर्व 2.1 mm पर मीटर, लोकल डिफेक्ट्स अबाउट डिजाइन वैल्यू। यानी कि ये क्या है? ब्रॉड गेज के अंदर ट्रांजिशन कर्व में ट्विस्ट कितना तक परमिटेड है? 2.1 mm पर मीटर। यही अगर स्ट्रेट ट्रैक होता या कर्व ट्रैक होता तो 3.5 mm पर मीटर, लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन कर्व यहाँ पर जो है कैन ग्रेडियंट भी होता है, वेरिएबल हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं, रेडियस हमारा होता है, इस वजह से हमारा कैन भी हम चेंज करते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा गया है ट्विस्ट पैरामीटर को, 2.1 mm पर मीटर। कितना? 2.1 mm पर मीटर। ठीक है, इसको पूरा पैरा को अगर पढ़ लेते तो हम लोग अच्छा रहता। ट्विस्ट के बारे में बात कर रहा है फ्लोटिंग कंडीशन में। इट इज डिजायरेबल टू मेंटेन द ट्रैक ज्योमेट्री फॉर अ कंफर्टेबल राइड एट सेक्शनल स्पीड। इट इज डिजायरेबल टू मेंटेन द ट्रैक ज्योमेट्री फॉर अ कंफर्टेबल राइड एट सेक्शनल स्पीड, है कि नहीं? द लिमिट्स ऑफ, यही मैंने कहा ना, पैसेंजर कंफर्ट की बात हुई थी ना,
The limits of trees as per measurement in floating condition for guidance of the engineering officer regarding condition or track from passenger comfort shall be as under. और बेस क्या दिया है, 3 मीटर का बेस दिया है. स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक 3.5 mm पर मीटर और ट्रांजिशन ऑफ कर्व के अंदर कितना है 2.1 mm पर मीटर. ओके, दिस इज द ऑयल. तो हमारा आंसर क्या हो गया 2.1 mm पर मीटर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 42. स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन परमिटेड फॉर. स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन variation permitted for 90 kmph speed. I've taken a particular speed 90 kmph speed is dash mm or 20% of average versine on circular portion whichever is more. तो ये तो 20% तो सब में कॉमन है. अलग अलग स्पीड है तो यहाँ अलग अलग बैंड क्या दिया है 50 kmph से कम की स्पीड है तो स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन 40 mm. 50 से लेकर 110 से कम तक 20 mm है. 110 से लेकर 160 kmph तक 10 mm है और 110 के लिए है 15 mm. यानी ये 4 रेंज है, 4 वैल्यूज है. इसमें 110 के लिए परफेक्ट दे दिया कि भाई 15 mm. ये पूछता है कई बार एग्जाम में. हाँ देखिए आमतौर पे देखा ना ये वाला हिडन हिडन क्वेश्चन है. मैंने अभी ये नहीं पूछा आपसे क्योंकि पिछले बार पेपर में मैंने ये पूछ चुका था आपसे. तो ये देखिए ये वाला ना अक्सर लोगों के नजरों से चूक जाता है. मैं 50 के एम्पेज के नीचे 40 mm, 50 से लेके 110 पे 20 mm, 110 से 160 पे यानी अप टू 1 से अप टू 110, बिलो 100 बिलो 110 20, अप टू 110 टू 160 10 mm. लेकिन फॉर एग्जैक्टली 110 mm 15 mm है. ठीक है ना, ये याद रहता है. अब यहाँ पे मैंने पूछा 90 के एम्पेज तो वो इसके अंदर आ रहा है ना 50 और 110 के बीच में 90 आता है तो कितना आएगा आंसर हमारा 20 mm. स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन फॉर 90 के एम्पेज क्या होगा 20 mm और 20% ऑफ एवरेज वर्साइन विच एवर इज मोर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. लोको ब्रेक वैन और रियर विंडो इंस्पेक्शन बाय जेईएसएससीपी वे सेक्शनल. यानी कि ये इंस्पेक्शन की बात चल रही है. आप इतना समझ ले अगर इंस्पेक्शन के बारे में आपको रेफरेंस के बारे में मैं बता रहा हूं. कभी भी अगर आपसे एएन के इंस्पेक्शन के बारे में किसी भी चीज का इंस्पेक्शन के बारे में एएन का पूछा जाएगा आपको टेबल 1A में मिलेगा. चैप्टर नंबर 1 में टेबल 1A जो है एएन का स्केड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन है. अगर इंचार्ज पीडब्ल्यूआई या सेक्शनल पीडब्ल्यूआई के इंस्पेक्शन के बारे में बात हो रही है वो टेबल 1B में मिलेगा आपको. और अगर बात हो रही है पीडब्ल्यूआई अदर देन सेक्शनल और इंचार्ज तो वो आपको मिलेगा टेबल 1C में. ये चीज याद रखें. एएन का इंस्पेक्शन हमेशा आपको टेबल 1A में मिलेगा. इंचार्ज पीडब्ल्यूआई सेक्शनल का क्योंकि कंबाइंड इंस्पेक्शन है तो वो जो है आपको टेबल 1B में मिलेगा. और अदर देन सेक्शनल पीडब्ल्यूआई या इंचार्ज जो इंस्पेक्शन होगा टेबल 1C में मिलेगा. यहां बात हुई है इंस्पेक्शन चाहे जो भी हो यहां बात हुई है इंस्पेक्शन बाय सेक्शनल पीडब्ल्यूआई तो इसलिए हम गए टेबल 1B के अंदर. अब क्या इंस्पेक्शन है वो देखें. लोको ब्रेक वैन और रियर विंडो इंस्पेक्शन है ना जिसको हम लोग आमतौर पे शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं फुट प्लेट. हम क्या बोलते हैं इसको फुट प्लेटिंग. फुट प्लेटिंग बोलते हैं ना हम लोग इसको फुट प्लेटिंग. तो कितने दिनों में करेगा सेक्शनल पीडब्ल्यूआई. ऑप्शन है वंस इन अ वीक, वंस इन फोर्टनाइट, वंस इन मंथ, वंस इन 3 months. तो क्या कहते हैं सेक्शनल पीडब्ल्यूआई महीने में एक बार करेगा वंस इन अ मंथ. और यहां मजे की बात यह है आमतौर पे जो फ्रीक्वेंसी जो है सेक्शनल पीडब्ल्यूआई की जो होती है आमतौर से सेक्शनल पीडब्ल्यूआई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल द इंचार्ज होती है. डबल द इंचार्ज होती है. लेकिन यहां पर अलग है. यहां पर सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को महीने में एक बार करना है लेकिन इंचार्ज को 15 दिन में करना है. इंचार्ज को 15 दिन में करना है और सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को वंस इन अ मंथ करना है. तो ऑप्शन हमारा वंस इन अ मंथ थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहां पर सेक्शनल पीडब्ल्यूआई का इंस्पेक्शन के बारे में पूछा है तो जाहिर सी बात है हम टेबल 1B के अंदर ही आएंगे. एटी वेल्डिंग
वंस इन अ वीक, वंस इन फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ एंड नॉट डिफाइंड। तो उसके बारे में क्या है एटी वेल्डिंग साइट का इंस्पेक्शन के बारे में? इंचार्ज को कहा है, इंचार्ज को कहा है कि एटलीस्ट वंस ईच वेल्डिंग टीम इन अ मंथ, यानी महीने में एक बार कम से कम एक वेल्डिंग टीम को का इंस्पेक्शन करना है एटी वेल्डिंग साइट पे। ठीक है, वेल्डिंग करने के टाइम पे इंचार्ज को देखना है। लेकिन सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जो कि हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में क्या है? नॉट डिफाइंड, मैनुअल ने ही हैज नॉट, मैनुअल हैज नॉट डिफाइंड अबाउट एटी वेल्डिंग साइट इंस्पेक्शन बाय सेक्शनल पीडब्ल्यूआई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। एक मिनट, बोलिए सर, कोई क्वेश्चन है आपको? राजीव सर। सर रियर विंडो एक्सपेंशन क्या होता है सर? यानी जो लास्ट का जो डब्बा होता है ट्रेन का, जहां पर गार्ड बैठता है, वहां पे से जो इंस्पेक्शन होता है। रियर विंडो यानी कि सबसे लास्ट में। कई बार हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, कई बार हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका आरए बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो उसके अंदर जो है एक लास्ट में एक विंडो स्क्रीन बड़ी सी होती है, और वहां से इंस्पेक्शन करते हैं। यानी वो स्पेशल एक कोच होता है जो कि इंस्पेक्शन के लिए होता है, तो लास्ट में लगा दिया जाता है। किसी भी जो है फास्टेस्ट सेक्शन की ट्रेन होगी, सेक्शन होगा जिसमें से हमारे ऑफिसर जो है ना जाते हैं ना, जीएम जाते हैं, डीआरएम जाते हैं, सुना होगा आपने। तो उसमें लास्ट का जो डब्बा होता है उसके अंदर वो एक कोच लगा दिया जाता है, उसमें से जो इंस्पेक्शन करते हैं उसको रियर विंडो इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल ट्रैक मशीन। अब यहां पर इंचार्ज पीडब्ल्यूआई के बारे में पूछा है, तो टेबल 1 बी में ही मिलेगा। स्मॉल ट्रैक मशीन का इंस्पेक्शन कब करेगा इंचार्ज? तो वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार पीडब्ल्यूआई को क्या करना है? स्मॉल ट्रैक मशीन का भी जो है इंस्पेक्शन करना है। बहुत सारी हमारी स्मॉल ट्रैक मशीन होती है जो कि हमारे जो है गैंग के डिपार्टमेंट डेली वर्किंग के जो है, जो हमारे मतलब हाथ पैर है हमारा, वो एक तरीके से कटिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, हमारे ट्रैक जैक्स हैं, हमारा रेल टेंसर है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिमर है, ब्लोअर सॉर्ट ऑफ बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका 3 महीने में एक बार इंचार्ज पीडब्ल्यूआई को इंस्पेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 46। इन केस ऑफ एसडब्ल्यूआर, इन केस ऑफ एसडब्ल्यूआर, द शॉर्ट वेल्डेड पैनल may be continued through the level crossing, avoiding fish plated joint on the level crossing and within dash meter from the end of level crossing। क्वेश्चन को जरा समझे पहले क्या कह रहे हैं। एसडब्ल्यूआर में शॉर्ट वेल्डेड पैनल जो होता है वो लेवल क्रॉसिंग से पास किया जा सकता है, अवॉइडिंग एनी फिश प्लेटेड जॉइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग एंड विद इन डैश मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। यानी कि इसको आप ऐसा समझे कि सवाल ये है हमारा, हमारा सवाल समझो इस तरीके से है कि से मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी रनिंग लाइन है, ये मेरा एस डब्ल्यू आर है, ठीक है, ये रनिंग लाइन है, यहाँ पे एस डब्ल्यू आर है, और ये मेरा लेवल क्रॉसिंग है। एस डब्ल्यू आर को मुझे पास करना है, तो जो मेरी एस डब्ल्यू आर होगी, मेरा जो एस डब्ल्यू आर का जो ट्रैक होगा, इट कैन बी पास थ्रू लेवल क्रॉसिंग, लेकिन कहां तक ज्वाइंट ना हो। देखो एस डब्ल्यू आर में तो ज्वाइंट्स होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दो आजू बाजू बना देता हूँ। एस डब्ल्यू आर में ज्वाइंट्स होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आजू बाजू में मैंने रेले बना दिया। ठीक है, तो ये एस डब्ल्यू आर मेरा पास हो रहा है, ये मेरा एस डब्ल्यू आर पास हो रहा है। तो कितने हिस्से में ज्वाइंट हो, यानी पहले तो ये कह दिया कि एस डब्ल्यू आर को आप पास कर सकते हैं लेवल क्रॉसिंग के ना। इन द केस ऑफ एस डब्ल्यू आर शॉर्ट वेल्डेड पैनल में बी कंटिन्यूड थ्रू लेवल क्रॉसिंग, यानी पहले ये बता दे भाई लेवल क्रॉसिंग से एस डब्ल्यू आर पास कर सकते हैं। अवॉइडिंग फिश प्लेटेड ज्वाइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग, यानी लेवल क्रॉसिंग के एस डब्ल्यू आर आप पास तो कर सकते हैं, लेकिन भाई एस डब्ल्यू जो लेवल क्रॉसिंग का विड्थ होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का फिश प्लेटेड ज्वाइंट ना हो, और उसके अलावा विद इन डैश मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग, और कुछ मीटर और है जिसके अंदर से नहीं पास कर सकते आप। तो वो क्या है? 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। तो आपका जो एल डब्ल्यू आर का जो लेवल क्रॉसिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर पैरा 918, पैरा 918, ट्रैक स्ट्रक्चर एट लेवल क्रॉसिंग, क्या कहता है वो? देखें,
रेल जॉइंट शुड बी अवॉइडेड इन चेक रेल्स एंड ऑन रनिंग लाइन। पहले क्या कहा है कि चेक रेल और रनिंग रेल में रेल जॉइंट को अवॉइड करे। विद इन द लेवल क्रॉसिंग, देखिए ये इन जनरल स्टेटमेंट है, हाँ मैं पहले आपको बता दूं, विद इन द लेवल क्रॉसिंग एंड 3 मीटर्स ऑन आइदर साइड फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। ये एक इन जनरल स्टेटमेंट है कि भाई हमारा जो लेवल क्रॉसिंग होगा उसके चेक रेल और रनिंग रेल के अंदर किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं होना चाहिए लेवल क्रॉसिंग में। ठीक है, कहां तक? लेवल क्रॉसिंग और उसके एंड से 3 मीटर, यानी ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये जो प्रोजेक्शन मैंने बताया ना आप लोगों को, ये जो प्रोजेक्शन है ये पूरे प्रॉपर में और इसके आगे 3 मीटर आगे तक में किसी भी प्रकार का रेल जॉइंट नहीं होना चाहिए। ये इन जनरल का है। लेकिन अब आ रही है बात एसडब्ल्यूआर की, बात आ रही है एसडब्ल्यूआर की। एसडब्ल्यूआर में क्या कहा है, जो हमारा क्वेश्चन है, द शॉर्ट वेल्डेड पैनल में कंटिन्यू थ्रू लेवल क्रॉसिंग, इससे पास कर सकते हैं लेवल क्रॉसिंग से, अवॉइडिंग फिश प्लेटेड जॉइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग एंड विद इन 6 मीटर्स, यानी ये डिस्टेंस कितना हो, 6 मीटर, 6 मीटर तक, यानी इसके प्रोजेक्शन से 6 मीटर, विद इन 6 मीटर्स फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग के एंड से 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर, इसमें कोई जॉइंट ना हो। ओके, यानी पहला वाला जो कहा है वो 3 मीटर जो कहा है वो इन जनरल स्टेटमेंट का, इन जनरल स्टेटमेंट यानी कि आप ये समझ सकते हैं अगर फिश प्लेटेड ट्रैक है, समझो मेरा फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा भाई, लेवल क्रॉसिंग में नहीं दूंगा और आइदर साइड 3-3 मीटर में एंश्योर करूंगा कोई तरीके का भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एसडब्ल्यूआर है तो ये 6-6 मीटर तक में आपको ज्वाइंट नहीं दे रहा है। फिर एलडब्ल्यूआर के लिए तो एक अलग ही चीज है, एलडब्ल्यूआर में तो ज्वाइंट होने का सवाल ही नहीं है ना। एलडब्ल्यूआर में ज्वाइंट होता है क्या? होता ही नहीं है। एसडब्ल्यूआर टू एससीजे टू एससीजे होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर ये कहा है एलडब्ल्यू, हमारा आंसर तो मिल गया भैया, आंसर तो हमारे पास है, आंसर इज 6 मीटर्स हमारा क्वेश्चन का। लेकिन आगे की बात मैं कर रहा हूं, एलडब्ल्यूआर के बारे में क्या क्या है, एलडब्ल्यूआर में लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ एलडब्ल्यूआर, एलडब्ल्यूआर की ब्रीदिंग लेंथ में लेवल क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ये जो है मैं इसको आपको मैं बता सकता हूं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए हम एलडब्ल्यूआर के बारे में जानते हैं कि एलडब्ल्यूआर में जो है बेसिकली एलडब्ल्यूआर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बीच का पोर्शन जिसको हमारा मैनुअल सेंट्रल पोर्शन कहता है या हम उसको नॉन ब्रीदिंग लेंथ कहते हैं, वो ऐसा पार्ट है कि वो एक तरीके से डेड है, यानी कि वहां पर रेलों का कोई मूवमेंट होता नहीं है कि नहीं? आप लेवल क्रॉसिंग अगर वहां देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? इसलिए नहीं है दिक्कत क्योंकि वहां रेलों का कोई मूवमेंट होना नहीं है। और हाँ, यहाँ पर हमने रेलें जो है लेवल क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं, रनिंग रेल रहती है, बाद में चेक रेल होती है, एक दूसरे से बांधी जाती है, तो मूवमेंट यहाँ परमिटेड नहीं है। इसके लिए यहाँ पर नॉन ब्रीदिंग लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, यानी सेंट्रल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रीदिंग लेंथ हमारा जो एलडब्ल्यूआर का होता है, वहां तापमान में बदलाव के कारण रेलें बढ़ती घटती है, रेलों का फ्री मूवमेंट होना है ना, इस जहाँ पे एससीजे दिया गया ब्रीदिंग लेंथ के लिए, रेलों का फ्री मूवमेंट होने के लिए क्या दिया हमने, एससीजे प्रोवाइड किया है। तो वहां पे दोस्तों, वहां पर क्या होगा, अगर आपने ब्रीदिंग लेंथ में लेवल क्रॉसिंग दे दिया, एलडब्ल्यूआर का ब्रीदिंग लेंथ लेवल क्रॉसिंग में आ गया, तो क्या होगा, रेल चाहती है मूवमेंट होना, लेकिन लेवल क्रॉसिंग में जो है हमने साइड में से जो है पूरा मेटलिंग कर दिया है, चेक रेल लगा दिया है, तो रेलों का फ्री मूवमेंट वो अलाउ नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि भाई एलडब्ल्यूआर में जो है ब्रीदिंग, एलडब्ल्यूआर के ब्रीदिंग लेंथ में लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल। तो एलडब्ल्यूआर को इस तरह का हम एडजस्ट करेंगे कि भाई हमारा लेवल क्रॉसिंग जो है नॉन ब्रीदिंग लेंथ में आए। ठीक है, और एक चीज और क्या है, ट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में कहा है वो भी मैं जरा सा पढ़ देता हूँ। कंक्रीट स्लीपर्स रिलेवेंट टू रिलेवेंट आरडीएस और ड्राइंग अलोंग विद फिटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी कि लेवल क्रॉसिंग गेट पे कौन सी स्लीपर बिछाई जाए, शॉर्टकट में ये क्या कहा जा रहा है, कंक्रीट स्लीपर बिछाई जाए विथ ऑल द फिटिंग, जो भी आरडीएस और ड्राइंग होगी उसके अकॉर्डिंगली। हमारे लिए लेवल क्रॉसिंग के लिए अलग से स्लीपरें भी आती है जिसके अंदर चक्र लगाने का प्रोविजन होता है, उन्हें यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो with this question is completed. Question number 47 now. The minimum clearance of check rails at a level crossing should be, लेवल क्रॉसिंग पर मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस कितना हो, यह आईआरएसओडी का क्वेश्चन है भाई। आईआरएसओडी में आपको मिलेगा ये, इंडियन रेलवेज शेड्यूल ऑफ डायमेंशन ब्रॉड गेज, आईआरएसओडी, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन ब्रॉड गेज
2020 सॉरी 2022 जो लेटेस्ट है हमारा एरोसी, इसके अंदर आपको मिलेगा। तो लेवल क्रॉसिंग में मिनिमम क्लियरेंस, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे तो आपको रेल का जो हेडिंग है उसके अंदर मिलेगा मिनिमम क्लियरेंस लेवल क्रॉसिंग में 51, मैक्सिमम 57। तो हमारा आंसर यह हो गया 51 mm। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी लेवल क्रॉसिंग से रिलेटेड है। लेवल क्रॉसिंग्स लेड विथ पीएससी स्लीपर should be overhauled with each cycle of machine packing or more frequently as warranted by condition, and in no case shall opening be delayed by more than। यानी यहां पर ये कहा, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने पढ़ा स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि लेवल क्रॉसिंग पीएससी स्लीपर के साथ जो लिए किया जाता है उसकी ओवरहॉलिंग की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ओवरहॉलिंग की बात चल रही है। शुड बी ओवरहॉल्ड विथ ईच साइकिल ऑफ मशीन पैकिंग, यानी लेवल क्रॉसिंग की ओवरहॉलिंग कब हो? जब भी मशीन की पैकिंग होती है तो लेवल क्रॉसिंग की ओवरहॉलिंग हो जानी चाहिए, है कि नहीं? और मोर फ्रिक्वेंटली एज पर द कंडीशन, कंडीशन के आधार पर भी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, इन नो केस शाल द ओपनिंग बी डिलेड बाय मोर देन, किसी भी परिस्थिति में कितने समय से ज्यादा डिले ना हो। तो ये पैरा 913 पैरा 913 यहां पर दिया है। लेवल क्रॉसिंग्स विद पीएससी स्लीपर शुड बी ओवरऑल ईच साइकिल ऑफ मशीन पैकिंग एंड इन नो केस शाल बी डिलेड बाय मोर देन 2 years। 2 साल से ज्यादा का समय ना हो। 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया तो आपको क्या करना है? ओवरऑलिंग कर देना है 2 साल के अंदर अंदर। अगर मशीन आ गई और वहां पर मशीन की पैकिंग के साथ ओवरऑलिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। या किसी कारणवश हमने ओवरऑलिंग किया था पूरा का पूरा जो है लेवल क्रॉसिंग ओपन करके, कंडीशन बेसिस पे वो भी चलेगा, लेकिन ये समय 2 साल से ज्यादा का ना हो। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वन स्पीड ब्रेकर, अगर लेवल अगेन लेवल क्रॉसिंग का क्वेश्चन है। वन स्पीड ब्रेकर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन आइदर अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, यानी स्पीड ब्रेकर कितना दूरी पर हो फ्रॉम द गेट पोस्ट ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। पैरा 916, one speed breaker should be provided on either approach of level crossing at a distance of 20 meter from the gate post of the level crossing। तो आंसर इसका क्या है? 20 meters। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सब, गेट पोस्ट से 20 मीटर की दूरी पर हो। क्वेश्चन नंबर 50, and that is the last question, the lubrication of ERCs and insert at the time of initial laying should be done। यानी जो हमारी ERC होती है, चाबी और इंसर्ट, इनिशियल लेइंग के टाइम पर उसका ल्यूब्रिकेशन किया जाए। जब आप बिछा रहे हैं, ट्रैक नया बिछा रहे हैं, स्लीपर बदली कर रहे हैं, तो ईआरसी और इंसर्ट का ल्यूब्रिकेशन करें। लेकिन उसके बाद में आप कब करें? किधर पे? देयर आफ्टर शुड बी डन डैश इन करोजन प्रोन एरियाज एंड प्लेटफॉर्म लाइंस। करोजन प्रोन एरिया और प्लेटफॉर्म लाइंस में कब आप ल्यूब्रिकेशन करें? ये आपको मिलेगा मेंटेनेंस का जो चैप्टर है, पैरा 628 रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग्स में। ल्यूब्रिकेशन ऑफ ईआरसी करके एक पॉइंट है। क्या है? द ल्यूब्रिकेशन ऑफ ईआरसीज एंड इंसर्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल लेइंग शुड बी डन, यानी इनिशियल लेइंग के टाइम पे ईआरसी और इंसर्ट का ल्यूब्रिकेशन हम करें। एंड देयर आफ्टर शुड बी डन वंस इन अ ईयर इन करोजन प्रोन एरियाज एंड प्लेटफॉर्म लाइंस। तो वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, साल में एक बार हम क्या करेंगे? करोजन प्रोन एरिया और प्लेटफॉर्म लाइन पर ईआरसी और इंसर्ट का जो ल्यूब्रिकेशन होगा साल में एक बार किया जाएगा। और जहां पर अदर एरियाज हैं वहां पर once in 2 years in other areas or more frequently as decided by PCE। बाकी एरिया के लिए क्या है? 2 साल में एक बार करे या और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी कौन है? पीसीई सर। हमारा आंसर वंस इन ईयर था क्योंकि हमसे पूछा था करोजन प्रोन एरियाज एंड प्लेटफॉर्म लाइंस के बारे में। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सारे के सारे 50 क्वेश्चंस दोस्तों कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर रेफरेंस में दे पाया हूं। कुछ क्वेश्चंस के जो रेफरेंसेस थे, गलती से ये स्लाइड पे गलत मार्क थे, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर रेफरेंस दे दिया है, तो आप जो है उसको मैनुअल से रिफर कर लेंगे। ओके।